साथ में हाँ। खेलना, जाओ ऐसे तुम यही बैठो चुपचाप, तुम नहीं खेलो। चलिए अब मैं तुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी शकील भाई, अगर कुछ पूछना है आपको तो बताइए, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर आप छोड़िए ना इन नहीं लोग को, तो सर आप बात खड़ा करते ये ओके 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 ओके। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में बात करते हैं, साथ देखो में अभी लड़ाई मेरे करता से है तुम लोग। है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है भाई, प्लीज एक बार फिर से भैया हाथ अपना जोड़ के माइक विनती है ऑफ कर लो सबसे। यार, सब माइक ऑफ कर लोगे तो हाँ अच्छा रहेगा ना। हाँ, अगर वरना आपको क्लास पसंद नहीं आ रही आप ऑन है, लीव कर प्लीज ऑफ सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे कि गायत्री जी ने मेरे से एक सवाल पूछा था अभी कि सर ये आखिर एक्चुअल में पीरियोडिकल्स क्या होते हैं। भाई आपको क्लियरली दिख रहा है, पीरियोडिकल जो बनना है ना हमारा वर्ड, वो पीरियड से बनना है। और पीरियड मीन्स क्या होता है, टाइम, मतलब कि एक टाइम इंटरवल के बाद जो चीज पब्लिश होती रहती है ना, उस चीज के लिए हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में, तो देखो मैंने इसमें डेफिनेशन लिख रखी है, आपको सिंपल बस एक ही लाइन की लिख के आनी है, नहीं क्या। प्राइमरी पीरियोडिकल इज वन दैट कंटेन्स आइदर होली और मोस्टली रिसर्च पेपर, मतलब कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स वही होते हैं जिसमें मोस्टली रिसर्च पेपर ही होते हैं। ये इग्नू की बुक से सेम टू सेम डिटो कॉपी किया हुआ लिखा हुआ है मैंने वर्ड, तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उसमें क्वेश्चन ये आया था कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स के फीचर क्या क्या होते हैं भाई, तो थोड़ा सा फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर कोई भी चीज होगी तो क्या होगा, पहली बात तो आपको क्लियर दिख रहा है कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स है, अगर प्राइमरी पीरियोडिकल्स है इसका मतलब है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल होगा। तो बस यही है कि दे आर ब्रॉट आउट बाई लर्न बॉडीज, प्राइवेट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड समटाइम्स बाय अ गवर्नमेंट। ये जो है हमारे ऐसी बॉडीज के थ्रू पब्लिश होते हैं जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट होती है ना हमारी, या फिर जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और वो मतलब उसमें रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में, तो वो लोग जो है इस चीज को पब्लिश करते हैं। दे कंप्राइज ओरिजिनल आर्टिकल एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। उसके अंदर क्या होता है हमारा, ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं सारे हमारे। दे कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑथर, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑथर, डेट ऑफ रिसीप्ट, ये सारी चीजें उसमें दे रखी होती हैं भैया। सब चीज ये जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और इसको जनरली क्या बोलते हैं हम, जर्नल या फिर प्रोसीडिंग्स या फिर ट्रांजेक्शंस बोला जाता है। दे डू नॉट हैव एनी एडिटोरियल न्यूज और ओबिचुरीज। तो ये जो है कोई एडिटोरियल और न्यूज वगैरह के बारे में कंटेंट नहीं करते हैं। साउंड नहीं आ रहा, गायत्री जी दोबारा से ज्वाइन कीजिए आप, साउंड आने लगेगा। सर सही इनको है, मैसेज सही है। डाल दो कोई, हाँ इनको कोई मैसेज डाल दो उसमें चैट में कि आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इनको साउंड तो जा नहीं रहा, तो मैं बोल रहा हूँ तो वो भी समझ नहीं आ पा रहा होगा। आपको इसमें से मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हैं, आप इसमें से 3 लिख के आ जाओगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको लिखना सही है बिल्कुल भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके फीचर्स भी पता चल गए होंगे, प्राइमरी पीरियोडिकल्स की आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी कि क्या होते हैं, या मोस्टली क्या होते हैं, रिसर्च पेपर ही होते हैं। और इसको क्या होता है अगर हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनल आर्टिकल को कंप्राइज करता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऑथर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेट ऑफ रिसीप्ट होती है, आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट होता है, आर्टिकल की लिस्ट होती है, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, जर्नल या फिर प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी एडिटोरियल या न्यूज नहीं होती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, एग्जाम्पल मैंने एक ही दिया, 2 दिए हैं, छोटे छोटे, जितना छोटा हो सके, देखो ज्यादा बड़े बड़े करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसमें इसीलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल आपका है परमाना जर्नल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का है एक, और दूसरा है टेट्राहेड्रॉन। जी सर बताइए, आपने नाम मेरे को सर प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। सर प्रणामा हाँ, क्या होता है सर? ये नाम है उसका, जर्नल का पूरा एक फिजिक्स का जर्नल आता है, पीरियोडिकल है जिसके लिए पीरियोडिकल बोलते हैं, और ये परमाना जर्नल ऑफ फिजिक्स ये पूरा उसका नाम है, ठीक है, ये आपको याद करना ओके पड़ेगा। सर। हाँ, और ये एक टेट्राहेड्रॉन नाम का है, उसका भी नाम है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन में आया था तो उसके टाइप भी बताइए, तो देखो मैं आपको टाइप बता देता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल सच एज, कौन कौन से आपके प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर होते हैं, लेटर जनरल होते हैं, डेटा पीरियोडिकल होते हैं, प्रीव्यू होते हैं, सिनोप्सिस जर्नल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल नहीं मांगी थी क्वेश्चन में, अभी तक नहीं मांगी गई है, तो मैं तो भाई यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी नहीं मांगी जाएगी। आपको टाइप मांगे गए हैं, टाइप में इसमें मैंने काफी सारे टाइप लिख दिए हैं, आपको जो छोटे छोटे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, आप इसमें से वही वाले लिख लो,
ठीक है जी भैया नोकिया भाई बताएं, आप नाम तो अपना डाल देते जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। रेज हैंड कर लिया इन्होंने। चलिए तो यहाँ पर आपको जो भी है उसके आपको टाइप्स बता देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए अब हम आते हैं आगे बढ़ते सर वो जो मंथली बेसिस पे हाँ हाँ जो मंथली मंथली भी बेसिस होते पे हैं, वीकली मैगजीन्स भी आती होते है हैं। यस वो यस क्या? भाई Thank you, भाई sir. भाई भाई प्राइमरी बट पीरियोडिकल्स मैगजीन में तो नहीं, ओरिजिनल कंटेंट होते हैं ना। ध्यान से समझना, मैगजीन सॉरी नहीं, सर मैं सॉरी रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ या फिर जर्नल्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैगजीन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मैगजीन के अंदर जो है वो पूरी तरीके से कोई नई इंफॉर्मेशन हमको मिल ही रही है ना। इसलिए मैंने मोस्टली इसमें लिख भी दिया है रिसर्च पेपर होते हैं। बट हाँ अगर कोई एक ऐसी मैगजीन होती है जिसके अंदर हर बार नई रिसर्च आ रही है, छप रही है, तो ऑफकोर्स उसे भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन उसे फिर मैगजीन ही क्यों बोलेंगे, फिर उसे जर्नल बोलेंगे ना, ये चीज है। हाँ जी बोलो, और किसी को कुछ पूछना था क्या? सर प्राइमरी पीरियोडिकल्स में वही प्राइमरी सोर्सेज रहते हैं, जैसे ओरिजिनल कंटेंट रहेगा और यस 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 यस, सेम सेम ओके सर। डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन। बस वो पीरियोडिकल आई मतलब कांट, टाइम बाय टाइम कुछ टाइम के बाद आते रहेंगे। हाँ 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 पीरियोडिकल से तो ओके इसका सर, मतलब है थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम भाई। ये नोकिया भाई बोल रहे हैं कि इनके लिए आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो आप लोग कोई इनके लिए गाइड कर दो कि भैया कॉल वाया पे जो भी होता है क्लिक सर करना लॉग होता है, आउट होके आ लॉग जाएगी, इन करेंगे दोबारा से। चैट में डाल दो। हाँ गायत्री जी आपने हैंड रेज किया है, बताओ। चलो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में बात करते हैं। गायत्री जी यहाँ पर है नहीं प्रेजेंट। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, जब मैंने सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा रहा था तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो ड्राइव होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज से। सिमिलरली उसी तरह से जो हमारे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स होते हैं वो भी काहे पे बेस होते हैं, वो भी प्राइमरी सोर्सेज पे बेस होते हैं। देखिए आप अगर उसे पढ़ेंगे तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिख भी रखा है कि देयर आर मैनी सेकेंडरी पीरियोडिकल्स that use primary sources for their content. They generally use information from index, abstract, digest, account, etc. तो जो जैसे आपने देखा होगा डाइजेस्ट वगैरह आती हैं और सारी चीजें आती हैं, इंडेक्सेस को उसने कलेक्ट करके उसने एक बना दिया अपना पीरियोडिकल। तो जो वो पीरियोडिकल हमारा कहलाता है सेकेंडरी पीरियोडिकल्स। देयर आर ट्रेड पीरियोडिकल, टेक्निकल पीरियोडिकल एंड हाउस जर्नल्स। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसके टाइप्स के बारे में बताया है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हैंड रेज किसने किया था, कुछ पूछना है तो बताओ भाई। मुझे एक पूछना है कि सर इसके जो पीडीएफ है ना सर, वो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये तो मैंने पहले ही बोला था। चलिए कोई नहीं, अच्छा सर, वो उस पूछ समय लिया मेरी आप। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मैं सुना अच्छा नहीं अच्छा था। अच्छा, कोई नहीं पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बहुत मेहनत से बनाई है यार, तो अब ये इसका तो आप लोगों का ही हक है। मैं अकेला हाँ अकेला पढ़ थैंक के यू भी सर, क्या ये करूंगा इसमें। जी बिल्कुल। तो देखिए इसको इसमें कहते अब हैं हम बात बिल्कुल। करते हैं, इसको बात करते हैं अब हम एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपने देखा होगा ना जो इंफॉर्मेशन आती है ना, वो वाली। तो यहाँ पर क्या किया, ये रशिया में पब्लिश होता है। ठीक है, ये रशिया में पब्लिश होता है, ध्यान रखना, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये क्या है, ये नाम है। तो ये क्या है, दीज आर पब्लिश्ड इन रशिया, दे कंटेन समरी ऑफ आर्टिकल्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले, दे कवर्ड मेनली द टेक्निकल फील्ड्स। मतलब कि ये रशिया के अंदर पब्लिश होते हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं और जो बड़े बड़े आर्टिकल जो छपते हैं ना, जो कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स में कभी छपे होंगे, उनको उठा के उनकी समरी को समराइज करके, मतलब उनकी समरी को छोटा करके हमको दिखाते हैं। एक्चुअल में समरी का मतलब ही छोटा ही होता है ना, थोड़ा गलत बोल दिया। तो वही है, उसे समराइज करके दे देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है, अब आप कहोगे सर इसको बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अरे भाई इसलिए इसलिए क्योंकि उससे जो यूजर होता है उसे पता चल जाता है कि अच्छा जो मैं अब आगे जो पढ़ने वाला हूँ चीज, उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज होगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मूवी के रिव्यू वगैरह होते हैं ना, तो उसमें वो बता देते हैं, पहले से 4 लाइन में बता देते हैं कि भाई मूवी ऐसे ऐसे करके थी, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा अच्छी है तो अच्छी है, ये चीज। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल क्या होते हैं, दीज पीरियोडिकल होगा ये, पीरियोडिक पब्लिकेशन contain an abstract of the publication along with the bibliographical details.
इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्टिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, जिसके अंदर ऑथर का नाम हो गया, हमारा टाइटल हो गया हमारा, है ना, और जो उसकी अदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा तो ये चीज, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स बता दीजिए। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स पे मैंने यार क्लास ले चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो ऑथर का नाम है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, ये सारी जो डिटेल्स होती है ना वो हमारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स कहलाती हैं, है ना। पब्लिकेशन प्लेस है हमारा, ठीक है, ऑथर का नाम है, टाइटल है, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं इसे हम बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स बोलते हैं। तो आप एक बार वहां पर जाके देख लो, ठीक है। इंडेक्स को भी बिब्लियोग्राफिकल बोलते हैं, इंडेक्स जिसमें कंटेंट होता है। इंडेक्स को क्यों बोलेंगे, इंडेक्स तो इंडेक्स ही है। ओके सर। तो वो मैंने आपको उसमें देख लिया था, बता दिया था, ठीक है, उसमें सर? देख लेना आप एक बार। हाँ बोलो। सर गायत्री बोलिए। जी बोल रही है उनको आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अपनी तरफ से फिर से ज्वाइन करके देखती गायत्री जी को। नहीं, मैंने तो इसमें सबको अथॉरिटी दे रखी है कि वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं, मेरे को वो नहीं होता कि एडमिट करना है, ये करना, वो करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैंने बोला कि फिर से सर, ज्वाइन करने को तो हो नहीं रहा है। उनसे सर कहो उसका कि हमेशा से ही नेटवर्क वीक है सर। अच्छा, हाँ वैसे बहुत हार्ड वर्किंग रिकॉर्ड है वो। क्लास सेंड कर देंगे उनको। हाँ, रिकॉर्ड क्लास ही करना पड़ेगा, सर क्या मैंने करें। बोला उसको फ्लाइट मोड करके ऑन ऑफ करके ऑन करके ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उन्होंने अपनी वॉइस ही कनेक्ट नहीं कर रखी, नीचे ऑप्शन आता है सेलुलर वॉइस कनेक्ट, हाँ, उन्होंने वो भी वही हो नहीं सकता कर रखा होगा। वो भी हो उससे सकता वही join है, नहीं कर मेन रहे। वही है, मेरा भी ऐसे ही था, वो बता सेलुलर दो। नेटवर्क करना पड़ेगा। सेलुलर हाँ, नेटवर्क तो- होगा, उससे ज्वाइन कर लें, आवाज आ जाएगी। हाँ तो ये चैट में भी डाल दो, काफी ठीक है सारे सर। लोगों को मुझे लगता है नहीं आ पा रही होगी, जैसे कि Redmi Note 8 है, Nokia 5 में, भैया दिख रहा है क्या हाँ सर, आपको? मैक्सिमम थोड़ा वो भी है ना, न्यू यूजर्स भी है Zoom पे, हाँ पहले हाँ तो भाई, नहीं तो अगर कर पा रहे, आवाज वरना नहीं आ पा गूगल रही है मीट पे तो ज्यादा आप यूज लोग करता बोलो। हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअल में गूगल मीट पे यार वही है कि 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर 40 मिनट कब हो जाते हैं पता हाँ नहीं सर, चलता। आपने बताया था, आपने शायद पैकेज लिया भी है इसका Zoom का। हाँ हाँ हाँ, चलिए अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर से आ जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स के अंदर हो गई आपकी, इसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है मोस्टली, दीज आर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड द पब्लिकेशन कमिंग फ्रॉम द reputed publishers have very less time lag. This helps in maintaining currency and updateness in a field of knowledge. ये एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे छपते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं, और ये कौन करता है, देखो 40 मिनट तो हो गए हमारी क्लास को, मैसेज आ गया मेरे पास। ये कौन करता है, ये रेपुटेड पब्लिशर जो होते हैं ना, सॉरी, वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर ही सेकेंडरी पीरियोडिकल्स की बात कर रहे हैं हम, इसमें आपकी कई सारी हेडिंग बनेंगी। अगला है आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसमें दे भी रखा है कि इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स इज वन व्हिच रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली इंडेक्सेस द कंटेंट ऑफ पीरियोडिकल्स। तो जो अभी जैसे इन्होंने पूछा था कि इंडेक्स का, अगर इंडेक्स की भी इंडेक्सिंग कर दें हम, है ना, जो पीरियोडिकल्स है उनकी इंडेक्सिंग कर दें अगर हम रेगुलर बेस पे, एक सिस्टमैटिक बेस पे, तो वो चीज जो हमारी कहलाती है वो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स के अंदर हमारी आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगला है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, ये सारे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस कंटेन रिव्यू आर्टिकल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम बुक रिव्यू। A review article is a comprehensive survey of literature on a particular field. Review articles are published in journal like Nature and Current Science. ठीक है, यहाँ पर रिव्यू जो होते हैं आपके, वो ऐसा नहीं है जैसे कि बुक का रिव्यू उन्होंने कर दिया, वो ऐसे वाले रिव्यू नहीं है। इसमें क्या होता है, ये इसमें कंप्रिहेंसिव उसका रिव्यू किया गया होता है, काफी डिटेल में उसे सर्वे करके उस लिटरेचर का, उसके बाद उस पे उसका रिव्यू
रखा गया होता है, मतलब उन्होंने जो भी बताया गया होता है, मतलब काफी ज्यादा गहन स्टडी की होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा की होती है स्टडी, और उसके बाद उसे बताया गया होता है। तो इसके अंदर आता है रिव्यू प्रोग्रेस के अंदर। फिर बाद में आगे हमारा पॉपुलर पीरियोडिकल्स। अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ भी यही है सेम के दे पब्लिश पॉपुलर आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज सच एज साइंस रिपोर्टर। ये क्या करते हैं, जो पॉपुलर एरिया ऑफ नॉलेज है वहां उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पीरियोडिकल हैं वो हमारे पॉपुलर पीरियोडिकल्स के अंदर आते हैं। मैंने आपका एक एग्जांपल भी दे रखा है जिसका नाम है साइंस रिपोर्टर। उसके बाद आ गया टेक्निकल पीरियोडिकल्स। टेक्निकल पीरियोडिकल में क्या होगा भैया, टेक्निकल पीरियोडिकल में यहाँ पर जो भी टेक्निकल आर्टिकल होंगे हमारे, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल होंगे, उस एरिया के जितने भी होंगे वो सारे टेक्निकल पीरियोडिकल्स के अंदर आ जाएंगे। इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ये एग्जांपल थोड़ा सा चेक कर लेना भाई, मेरे को ये मिला नीरज में। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल बता दीजिए सर एक बार। अच्छा देखो ये लिखा दो, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स इज वन व्हिच रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली इंडेक्स द कंटेंट ऑफ पीरियोडिकल्स, ठीक है, and sometime other form of publication either of a general nature or within a specified subject field। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, अब फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर आ रहे हैं उनकी इंडेक्सिंग करके एक पीरियोडिकल उन्होंने शुरू कर दिया, पब्लिश करना शुरू कर दिया, तो वो कहलाता है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ठीक है, ये चीज होती है इंडेक्सिंग। अच्छा अब हमारा बात आ जाती है, हम यहाँ पर थे टेक्निकल पे। तो देखो इसका नाम थोड़ा सा देख लेना, मेरे को ये मिला, ये मेरे को नीरज पब्लिकेशन की बुक है उसमें से करा, ये कोई मैंने अपने पास से नहीं लिखा भैया, इधर उधर से करके किया है, बट कंटेंट को काफी ज्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। तो उसमें ये लिखा हुआ था, आप एक बार चेक कर लेना नेट पे, है ना, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस चीज को। कलरेज मुंबई एंड पेन इंडिया मुंबई, ये पूरा नाम है उसका टेक्निकल पीरियोडिकल का। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रेड जर्नल। ट्रेड जर्नल आपको पता ही है, जो किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में न्यूज देता है उसे हम ट्रेड जर्नल के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल बिजनेस मुंबई, ये उसका नाम दे दिया मैंने। उसके बाद सबका एक एक दिया है। हाउस जर्नल, हाउस जर्नल क्या होता है, ये बड़े बड़े जो हमारे कमर्शियल या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसके अंदर में जो एक्टिविटी हो रही होती हैं, जो उसके अंदर एक्टिविटी होती है ना, उसकी इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा होता है, उसके लिए हम हाउस जर्नल के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है एनबीटी न्यूज़लेटर न्यू दिल्ली, है ना, नवभारत टाइम्स का है ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। ट्रेड जर्नल मतलब ऑब्वियस सी बात है किसी बिजनेस से रिलेटेड होगा। टेक्निकल क्या 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 हाँ सर ये इंडेक्स पीरियोडिकल और इंडेक्सिंग सेम ही होता है? हाँ, ये इंडेक्स पीरियोडिकल या इंडेक्सिंग पीरियोडिकल लिखा है, आईएनजी तो लगा दिया है, वो सेम ही है, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इंडेक्स पीरियोडिकल लिख दो। नहीं सर, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स और इंडेक्सिंग सिर्फ वो ये पूछ रहे हैं। नहीं, इंडेक्सिंग का मतलब तो है कि आप उसकी डिटेल्स को डाल रहे हो, इंडेक्स बना रहे हो, इंडेक्स बनाते हैं ना, उस प्रोसेस के लिए इंडेक्स बोल रहे हो आप, इंडेक्सिंग बोल रहे हो आप, वो चीज है। तो सर इसके अंदर हम इंडेक्स ही लिख सकते हैं ना, तो इसको इंडेक्स पीरियोडिकल ही क्यों कहते हैं? पीरियोडिकल कहने के पीछे का क्या रीजन है? पीरियोडिकल कहने के पीछे का ये रीजन है क्योंकि ये पीरियोडिकल छपता है ना, पब्लिश होता है ना। अच्छा, टाइम टू टाइम मींस हाँ, एक पीरियड के बाद छपता है। ओके ओके। हाँ, अरे हम बात ही उसी की कर रहे हैं। ओके। फिर आपने क्या देखा, अभी हम यही तो बात कर रहे हैं, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कोई बात नहीं, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, हम उसी से रिलेटेड तो बात कर रहे थे। उसके जो पीरियोडिकल्स आते हैं हमारे, जो जर्नल्स आते हैं उससे रिलेटेड, वो हमारे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स हो गए। अब उसके अंदर की कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर की जो कैटेगरी है वो एक इंडेक्सिंग पीरियोडिकल भी है, ठीक है, ये चीज थी। चलिए भाई, तो ये हमारा जो है सेकेंडरी पीरियोडिकल के बारे में हो गया। अब हमारे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ, इसके बाद बिब्लियोग्राफिकल वाला था, वो बिब्लियोग्राफी वाला आप देख लेना खुद से, मैंने एक एक एग्जांपल वाला करके करवा ही दिया है आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद देखो ये है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया था कि ह्यूमन सोर्सेज वर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना।
तो देखो मैंने यहाँ पर आपको सीधा सीधा सबसे पहले ह्यूमन सोर्स के बारे में बता दिया है कि ह्यूमन सोर्स इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ पर्सन एंड नॉट एनी डॉक्यूमेंट और मटेरियल। मतलब ह्यूमन सोर्स क्या होता है? ह्यूमन सोर्स भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बंदा होगा, कोई एक पर्सन होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई एक, मान लिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है वो पूरा कंप्लीट जो कहलाएगा वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन द पीपल हु स्टाफ एंड ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। In every sphere of activity, there are human beings who have the necessary qualification, training, and expert knowledge obtained, acquired through research and experience in their field of specializations. ठीक है? This expertise of person may also be supplemented through their knowledge of literature, sources, peer education, institutions, historical development of field. तो ये मतलब कई सारे बंदों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। People constitute a very valuable resources, और वो जो है ह्यूमन सोर्स का मतलब तो सिर्फ बंदे से ही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है वो जो ग्रुप है ना, और वो जो नॉलेज हमारे को दे रहा है या जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है रिसर्च के बेस पे या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर, वो जो चीज होती है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है, वो ह्यूमन सोर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी बंदे के पास नॉलेज है तो वो ह्यूमन सोर्स है हमारा, ठीक है। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। बताओ भाई यहाँ सोर्स तक का एग्जांपल क्या देंगे सर, अगर देना हुआ तो? सर ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये किसके अंडर आएंगे? एक्सपर्ट्स जो आते हैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं वो ह्यूमन सोर्स में आएंगे या ह्यूमन? एक्सपर्ट तो ह्यूमन सोर्स के अंदर आने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर तो ये देखो मैंने लिख तो दिया है, ये देखो इंस्टीट्यूशन है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फील्ड जो भी हमारी है ना, ये सारी चीजें हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए जिसके अंदर मतलब कई सारे बंदे काम करेंगे वो होंगे, लेकिन अगर किसी ह्यूमन की बात करेंगे तो वो ह्यूमन सोर्स में आएगा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। सर जैसे लेकिन अगर हम कोई हॉस्पिटल की बात करेंगे तो फिर वो बिल्कुल आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स में। हाँ, एज पर माय नॉलेज भाई इतने यही होना चाहिए। ऐसे ही इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं सर, जैसे मैंने पढ़ा था इसमें, जैसे कि एक लाइब्रेरी का स्टाफ है तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। और मान लो कोई एक पर्सन है जो अपनी स्पीच दे रहा है तो हमें एक रिसोर्स के वे में हमें कुछ कंटेंट दे रहा है, तो हमारा ह्यूमन सोर्स हो गया वो। जो हम काम कर रहे हैं स्टाफ है वो रिसोर्स हो गया। थैंक यू डीके जी। बिल्कुल समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड के बीच का डिफरेंस वही ना, जैसे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज और डिसऑर्गेनाइज्ड नॉलेज उसका है कैसे? थोड़ा सा वो अलग चीज है, ये रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ सोर्स और रिसोर्स के बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसी ह्यूमन बीइंग को तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आता है, और अगर डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्स में किसी भी टाइप की नॉलेज आ सकती है, चाहे वो किसी रिपोर्टिंग के थ्रू आ रही हो, चाहे वो किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, वो सारे ही ह्यूमंस ही तो दे रहे हैं ना किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो ग्रुप में दे रहे हो चाहे इंडिविजुअली दे रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो चाहे अनऑर्गेनाइज हो, वो सारे ही ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे, सोर्स में आ जाएंगे, सॉरी। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक। तो ये वाला लॉन्ग में भी क्वेश्चन दिख चुका है, देख लेना आप लोग। अब आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स, ये रोशनी जी ने समझा दिया था। रोशनी जी अगर हैं तो सुन रही हैं तो बताएं भाई, हैं क्या रोशनी जी? क्या तो रही थी क्लास में, मैं रहूंगी प्रेजेंट। हाँ भाई, नहीं है कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स आता है आप लोगों को, देखिए बताते हैं। अनीशा जोशी जी बताइए अनीशा जी। अब बताएं कहाँ से, उन्होंने वो किया ही नहीं होगा कॉल वाया पे, तो उनकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। देखिए अनम्यूट हो तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा डाल दो भाई, कोई डाल दो उसमें लिख के कि आवाज के लिए जो है कॉल वाया पे कर लो क्लिक, तो आ जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जी बताएं सर। टेक्निकल गेटकीपर तो वो होता है जिसमें वेल इन्फॉर्मेड इंफॉर्मेशन हो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए।
देखिए उसमें टेक्निकल अथॉरिटी भी हो सकती है, हाई हाँ स्टैंडर्ड लेवल। मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं नीचे आपके लिए, बहुत इजी इजी। देखो मैं अगर यहाँ पर इसमें देखूं, हाँ देखो यहाँ सीधा सीधा लिखा भी है। सेकंड वाले पे देखो, पहले सेकंड वाली मैंने अलग से कॉपी की है कि टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर आर दोज की इंडिविजुअल्स हु आर बोथ स्ट्रांगली कनेक्टेड टू इंटरनल कलीग्स एंड स्ट्रांगली लिंक्ड टू एक्सटर्नल डोमेन्स। बात समझ रहे हो? मतलब कि वो क्या है, वो अपने इंटरनली कलीग से भी, या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी जुड़े हुए हैं, और वो बाहर के वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। अब वो क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर एक्चुअल में वो तुम्हारे को फिल्टर करके दे रहा है चीज, तुम्हारे को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, समझे? वो तुम्हारे को वहीं से ही दे रहा है। अब उसके अंदर वो इतना एक्सपर्टीज है उसके अंदर, उसके लिए देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, an organization or group role that involves channeling information about technological innovation into the organization from the outside। सर तो इसका मतलब ये हो हाँ, क्या हाँ बोलो। कि मतलब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हम उससे पूछ रहे हैं उसकी मतलब इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमें ज्यादा अच्छी वैलिड मिलेगी, जबकि रेदर अगर जो हम उस पे इंटरनेट वगैरह पे पढ़ेंगे तो वो लिमिटेड होगी। कुछ ऐसा है? यस हाँ कुछ ऐसा ही है, सिमिलर सा ही है, बट पूरा एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली तो यही है कि आपको वो बता रहा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन का ऐसे यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर असिस्टेंट मैनेजिंग एडिटर हु असाइन स्टोरीज टू एप्रोप्रिएट रिपोर्टर। मतलब कि वो जो स्टोरी है बाहर से आ रहा है बहुत सारा डेटा, बट जो असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो बता रहा है कि भाई इस रिपोर्टर को दो, ये अच्छे से कवर कर सकता है इस स्टोरी को, और ये इस टाइप की स्टोरी है तो वो चीज इस बंदे के लिए दी जाए, समझे? वो चीज कहलाती है टेक्नोलॉजिकल ऐसे भी तो गेटकीपर। रिलेट कर सकते हैं ना, जैसे आपने पीपीटी बनाई है तो आप एक तरीके के गेटकीपर हो गए, क्योंकि आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को एक शॉर्ट वे में समराइज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक अ मीडिएटर। हाँ मीडिएटर, बट जो इंटरनली हाँ और मतलब आउटरली दोनों में हेल्प कर रहा है, एक मीडिएट करने का। हाँ आउटसाइड से उठा रहा है इंफॉर्मेशन को इकट्ठी बहुत सारी, और से वो छान के दे रहा है तुमको, फिल्टर करके दे रहा है तुमको, समझे? चैनलिंग करके, देखो ये लिखा आ रहा है ना वर्ड चैनलिंग, रिलेटेड टू टॉपिक, वही हो जाएगा ना, रिलेटेड टू टॉपिक जो भी होगा। गुड बिल्कुल बिल्कुल, सही। तो इसका मतलब है सबने तैयारी अच्छे से ही कर रखी है, सभी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आप जो पढ़ा रहे हो सर वही पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो पढ़ा ही नहीं। चलिए बढ़िया। नहीं इतना ही कर लोगे तो काफी अच्छा होने के चांसेस है, भाई मेरे को तो लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिख रखे हैं, टेलीविजन स्टेशन प्रोड्यूसर एंड असाइनमेंट एडिटर, है ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ये जो है वो उसके एग्जांपल हैं हमारे। और टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर की 2 डेफिनेशन दे रखी हैं, अगर ये शॉर्ट में आ जाता तो 1 चिपका दो, लॉन्ग में आ जाएगा तो 2 चिपका दो। वैसे लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ही कम है, शॉर्ट में आएगा, और शॉर्ट में 2 चिपका देना, 2 एग्जांपल चिपका देना, आपका काम हो जाएगा बहुत इजीली। सिंपल सा तुमको एक बार याद रखना है कि भैया आउटसाइड वर्ल्ड से उठा के और चैनलिंग करके, उसकी फिल्टर करके, उसको जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बंदों तक पहुंचाना है, अपने कलीग्स तक पहुंचाना है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि भैया वो जो बंदा होता है ना टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, वो एक्सपर्टीज तो होता ही है, बट वो क्या करता है, वो दोनों तरफ से कनेक्ट होता है, वो इंटरनली कलीग से भी कनेक्ट है और एक्सटर्नली अपने डोमेन से, डोमेन बोले तो उस चीज में जो एक्सपर्टीज है उसके लिए, उस चीज से भी कनेक्टेड है अच्छे से, और वो इंफॉर्मेशन को आपको दे रहा है। ठीक है, बाकी की भी होगी भैया, जब हम अब तैयारी करेंगे तो तुमको भी बता देंगे उसमें क्या है, भाई हमारी जेब से कुछ जा थोड़ी रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास होगी कि बाकी, भाई होगी, बिल्कुल हो जाएगी। आगे आ जाते हैं इनविजिबल कॉलेज, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है दोनों में, तो यहाँ पर आप समझो इनविजिबल कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने ना पहले आपको इनविजिबल कॉलेज के बारे में ऊपर में लिख रखा है, एक्चुअल में ये कॉलेज नहीं होता, पहली बात तो ये है, समझे? देखो मैंने यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी बताई है थोड़ी सी, कि इट वाज इन 1645 अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन नेचुरल philosophy and other parts of human learning had come together in London under the name of Invisible College। मतलब कि 1645 की बात है, एक बंदों का ग्रुप आया जो कि सेम चीज को मैं इंटरेस्टेड था, ठीक है,
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया लंदन में इनविजिबल कॉलेज के नाम से, ठीक है। दे यूज टू डिस्कस अबाउट देयर रिसर्च एक्टिविटीज एंड रिजल्ट दे ऑब्टेन्ड, और वो अपने रिसर्च एक्टिविटी के बारे में जो था और जो उसके उनको लिए रिजल्ट मिले थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अभी आपने शायद क्लब हाउस का नाम सुना है ना, क्लब हाउस सुन रखा है क्या? एक ऐप है क्लब हाउस, वहां पर लोग डिस्कस करते हैं आपस में। हाँ जी सर, सुना है है सर हाँ, इसके बारे में। तो वो भी लाइक एज इनविजिबल कॉलेज है, या जैसे हम लोग हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर आप मेरे को टीचर ना माने और मैं भी आपको मतलब ये सेम है नहीं सर, बता रहा ये हूँ कि भी मैं भी सेम ही टीचर हूँ, है। तो ये भी इनविजिबल कॉलेज के अंदर आ रहा है। मतलब कि सेम इंटरेस्ट रखने वाले सारे बंदों का एक ग्रुप, जो चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो कुछ अगर बात भी कर रहे हैं ना, एक कन्वर्सेशन हो रही है ना उनकी नॉर्मल, तो वो भी इनविजिबल कॉलेज के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बताया भी रखा है कि इनविजिबल कॉलेज कैन बी डिफाइंड एज लूजली फॉर्म्ड एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, इस वर्ड पे गौर करो, लाइक माइंडेड पीपल। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक माइंडेड मतलब कि सेम थिंकिंग रखने वाले लोग, ये चीज जो है वो इनविजिबल कॉलेज के अंदर में हमारे आएंगे, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसका एग्जाम्पल में आप बता दोगे कि इनविजिबल कॉलेज रन बाय मैरियन ग्रीन इन द फील्ड ऑफ सेरेमोनियल एंड फोक मैजिक सिंस द अर्ली 1960। ये जो है इन्होंने ये चला रही थी मैरियन ग्रीन, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा कर लेना, तो ये आपका इनविजिबल कॉलेज भी हो जाता है ऐसे कंप्लीट। बताओ भी कोई दिक्कत है क्या? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर और इनविजिबल कॉलेज में दोनों में एक्सपर्ट होते हैं, ध्यान रखना, बट वहां पर एक ही क्लियर है बंदा सर। है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर में एक ही बंदा है और यहाँ पर पूरा ग्रुप है, ठीक है, और वो सब डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही बंदा है जो कि एक्सपर्टीज है किसी काम में और वो बता रहा है सबको, समझ रहे हो, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखो लाइब्रेरी में ना दो टाइप की सर्विसेज आपको मिलती हैं, ठीक है। एक में क्या होता है, एक में आपको उस सर्विस को लेने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाना पड़ता है, और जो दूसरी सर्विस होती है ना वो लाइब्रेरियन खुद ऑफर करता है आपको, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो जिसमें आपको जाना पड़ रहा है, तो एक्चुअल में वहां पर तो लाइब्रेरियन कुछ काम नहीं कर रहा, आपको करना पड़ रहा है, तो वो जो सर्विस होती है उसे बोलते हैं पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस, और जिसमें लाइब्रेरियन ऑफर कर रहा है आपको उसे हम बोलते हैं एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस। अब मैं आपको बताऊंगा पैसिव के बारे में बाद में, क्योंकि वो जो सर्विस होती है वो से हम बोलते हैं रेफरेंस सर्विस। जो आप लाइब्रेरियन से पूछने जा रहे हो कि भाई ये कहाँ पर मिलेगा, मेरे को बताओ इसके बारे में, है ना, कोई भी बुक ढूंढने जा रहे हो तो आप उससे पूछ रहे हो, रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो चीज आप रेफरेंस ले रहे हो उससे, तो वो चीज। एंटीसिपेटरी क्या होती है, एंटीसिपेटरी सर्विसेज देखो इसमें लिखा भी है कि एंटीसिपेशन इंफॉर्मेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरीज इन द एंटीसिपेशन ऑफ द डिमांड फ्रॉम द यूजर। ये यूजर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे को ये प्रोवाइड जो है लाइब्रेरियन को करवानी होती है। दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर नीडेड बिकॉज ऑफ, ये क्यों जरूरी है अब ये समझो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल्स। जैसे कि ये मोस्टली देखो सर्विसेज जो होती है ना, वो जो जैसे प्रोफेसर हो गए, हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो गए, और रिसर्चर हो गए, स्कॉलर हो गए, उन सब के लिए प्रोवाइड की जाती हैं मोस्टली। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल, जो मटेरियल है, अब प्रोफेसर जो है वो तो आपसे पूछने आएगा नहीं कि भाई जो है उसके रिसर्च से रिलेटेड मेरे को या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज नहीं आई है, ये चीज आपको ही बतानी पड़ेगी उनके लिए कि भाई इस बार ये आया है ना, इस फील्ड में ये आया है, ये मेरे पास पीरियोडिकल आया है, ये नई चीज मंगाई है मैंने, ये सारी चीजें जो आप ऑफर कर रहे हो ना आप, वो सारी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर आती हैं।
ठीक है, तो आपको ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फ्रंट लाइन एरिया ऑफ रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब समझ रहे हो? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है, मतलब देखो हर ब्रांच ने एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर साइंस से कनेक्टेड है कि नहीं है? तो इस टाइप से जो कनेक्टेड है वो सारी इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो कि ये चीज जो है, कोई रिसर्च वाला बंदा गया आपसे पूछने के लिए, या आप उस रिसर्च वाले बंदे को सजेस्ट कर रहे हो कि अच्छा आप लाइब्रेरी साइंस से हो, आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है तो वहां से पढ़ो, आप कंप्यूटर साइंस की वो बुक सही है। तो यहाँ इसके मद्देनजर, इसको ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और जो रिजल्ट आ रहे हैं रिसर्च जो भी नई नई रिसर्च हो रही है, वो सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना होता है। अब ये किस किस टाइप की हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे नंबर 1 की बात करेंगे तो करंट अवेयरनेस टाइप की होती है, दूसरी कंडेंसेशन टाइप, तीसरी रीडर एडवाइजरी सर्विस, चौथी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, और पांचवी वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज होती हैं। अभी जो आपको इंपॉर्टेंट पूछा गया है वो पूछा गया है करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में। तो अगर मैं करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में बात करता हूं, मैं अगर इसके बारे में बात करता हूं, देखो ये, तो यहाँ पर क्या है, द सर्विस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द करंट डेवलपमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। नाम से दिख रहा है, जितने भी करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे जो है करंट अवेयरनेस सर्विसेज के अंदर आते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी? एक्सपोनेंशियल फिर से सर, अच्छा ओके, देखते हैं, पीछे चलते हैं, इन्हें दिक्कत है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल, ये वाली चीज ना। अरे भाई कोई मान लिया कि प्रोफेसर है, ठीक है, जिसके अंडर में बंदे पीएचडी करते हैं, अब उसके लिए क्या हुआ? एंटीसिपेटरी मतलब होता क्या है सर? एंटीसिपेटरी सर्विस जो होती है, जो लाइब्रेरियन ऑफर करता है, जो अपने यूजर को जो ऑफर करता है, वो सर्विसेज को हम एंटीसिपेटरी सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, अरे समझ आया? जी सर, समझ में आया सर। गुड गुड गुड, समझ आ गया तो। अरे भाई एक मिनट, कुछ दिक्कत आ गई है, मैं अभी कर रहा हूँ सही, पता नहीं क्या हुआ ये। सबको क्लियरली विजिबल है? यस सर। चलिए तो फिर छोड़ो, क्लियरली विजिबल है तो ठीक ठीक, गुड। तो इसको जो है, ये जो सर्विस है, इसको ये जरूर ध्यान रखना, आप इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करके आना, उससे पता चलेगा कि हाँ जी आपको नॉलेज भी, आपने पढ़ाई भी की है। ये जो है हमारी एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाती है, ठीक है, एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाती है। समझ आया? अब यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके बारे में। ये तो आपको पता चल गया, जितनी भी करंट डेवलपमेंट के बारे में है, वो जो उसके बारे में जितनी भी हम आपको इंफॉर्मेशन जो देते हैं, लाइब्रेरियन देता है, उसके लिए हम करंट अवेयरनेस सर्विसेज कहते हैं। कैसे? आप देखो, द पर्पज इज टू इन्फॉर्म द यूजर अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट, जो भी रिसर्च में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आप बता रहे हो, है ना। ये हो गया आपका द कंटेंट द लिस्ट ऑफ जर्नल आर्टिकल बुक टाइटल्स, जितनी भी नई जर्नल आए हैं, बुक्स आई हैं, टाइटल आए हैं, वो सारी चीजें के बारे में आप बता रहे हो कि हाँ भाई ये चीजें जो हैं आपकी यहाँ पर नई आई हैं। इट फैसिलिटेट्स स्कैनिंग, ठीक है, इट कवर्स अ ब्रॉड एरिया ऑफ सब्जेक्ट, it is not for permanent use, extensive indexing is not done,
ये परमानेंट यूज के लिए नहीं होती हैं। परमानेंट यूज के लिए कैसे हो जाएंगे आप? इसमें क्या क्या चीजें आती है? इसमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग आ गई, आपकी एक्सेशन लिस्ट आ गई, करंट अवेयरनेस लिस्ट आ गई, है ना, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन आ गई। मान लिया रिसर्च पेपर है, आज रिसर्च है नहीं, कल पुरानी हो जाएगी, तो आप क्यों बताओगे उसके लिए? तो इसीलिए ये जो है ये परमानेंट यूज के लिए नहीं होती है ना। इसीलिए इसकी एक्सटेंसिव इंडेक्सिंग मतलब कि फर्दर इंडेक्सिंग करने की भी कोई ज्यादा खास जरूरत होती नहीं है। या न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, आप न्यूज़पेपर में हर रोज कोई ना कोई नई खबर आ रही है, नई न्यूज आ रही है, तो आपको उसके बारे में भी जो है बार बार बताने की जरूरत नहीं है और बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड हो जाएगी तो वो करंट अवेयरनेस सर्विस के अंदर में आएगी ही नहीं। क्या जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो गया, रिसर्च हो गया। अच्छा, एक्सेशन वाली तो मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बन गया था छोटा सा, जो इसी सर सर्विस एक में बार था। न्यूज़पेपर क्लिपिंग ना सर्विस थोड़ा मतलब अच्छा, अच्छे न्यूज़पेपर से समझा दीजिए। अच्छा मैं बताता हूँ। देखो, आप कभी किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाओगे या बड़ी लाइब्रेरी में जाओगे ना, तो उस लाइब्रेरी में एक बड़ी सी जो होती है, कोई टेबल टाइप की होती है ना, उस पे वो न्यूज़पेपर लटके रहते हैं बड़े से, काफी ज्यादा। और न्यूज़पेपर लटके रहते हैं, साथ के साथ उसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है ना, वो इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो कट करके और उसे पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। उसके लिए हम न्यूज़पेपर क्लिपिंग बोलते हैं, समझे। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर क्लिपिंग तो एक प्रैक्टिकल पेपर में तो की होगी, 2 to 8 का बनाया था, उसमें करी थी। क्या हुआ? यूजर को अपडेट करने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, करंट जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्म करने के लिए, हाँ भाई ये चीजें हो रही हैं, समझे। जैसा कोई बंदा है और वो तैयारी कर रहा है आईएएस की, पीसीएस की, तो उसकी जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आप अगर देखोगे तो वहां पर न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलेगी आपको। या कोई अगर मान लिया पीएचडी वाला बंदा है, तो वहां पर आपको रिसर्च पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पर आपको वो बताएंगे लाइब्रेरियन कि उनके एक्सेशन रजिस्टर में कौन कौन सी नई नई चीजें आई हैं, कौन कौन से पीरियडिकल्स उन्होंने नए मंगाए हैं, इस साल क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। खाली जो वो आपको होगा होगा सर, क्या हुआ, जो एक्सपर्ट होगा जो किसी चीज में, मतलब मेडिकल हुआ, इंजीनियर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, या किसी क्षेत्र के लिए वो होगा सिर्फ, मतलब वो जो आप बता रहे न्यूज़पेपर चिप लगाए थे कि, और अदर बुक्स जो स्टूडेंट है उनके लिए ये करंट अवेयरनेस नहीं होगा? किसके लिए करंट ये अवेयरनेस सर्विस स्टूडेंट के लिए नहीं होगा? जो नहीं, कोई क्यों नहीं मतलब होगा, सभी के लिए होता है, लाइब्रेरी में लगाते हैं, लेकिन स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अच्छा, उन लोगों को समझे। अच्छा जी। हाँ हाँ, आपको ये चीज कुछ नहीं बतानी है कि भाई इसके लिए है उसके लिए। आप एक लाइब्रेरियन हो, आपका ये काम है, तो आपको ये करना है, बस सीधे सीधे ये समझो आप, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका सिलेक्टिव डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिस्ट और बता दीजिए, एक्सेशन लिस्ट। अब जैसे कि आप लाइब्रेरियन हो, ठीक है, अब आप एक्सेशन रजिस्टर तो बनाओगे ना, एक्सेशन रजिस्टर बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई? बनाओगे ऑफ कोर्स। हाँ जी सर, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए सर। आपको यूजर के लिए, आपने मान लिया पब्लिक लाइब्रेरी खोली, तो आपको यूजर को अपडेट करते रहना है, जो आपके पुराने यूजर हैं आपको अपडेट करते रहना है कि भाई हमारे स्टॉक में ये चीजें अवेलेबल हैं, हमने इस बार या इस मंथ हमने ये बुक्स मंगाई हैं, ठीक है। तो वो आपकी करंट अवेयरनेस सर्विसेज के अंदर आ गई, आप उन्हें बता रहे हो, ठीक है। एक्सेशन लिस्ट में मतलब जो एक्सेशन लिस्ट में नई बुक्स आ रही हैं वो उसकी लिस्ट बनाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। अरे नहीं, एक्सेशन लिस्ट तो आपको एक्सेशन रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई। अगर आप लाइब्रेरी में हो, आप परचेज कर रहे हो, कोई भी स्टॉक परचेज करोगे, तो उसे काय पे लिखोगे? एक्सेशन लिस्ट पे, तो एक्सेशन रजिस्टर पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें लिस्ट ही तो होती है ना वो एक्सेशन रजिस्टर की। जैसे आपने अगर कोई भी बुक खरीदी, तो एक्सेशन रजिस्टर में आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी भाई, तभी तो आप किसी को डेटा दिखा पाओगे जब ऑडिटिंग होगी तो। ये चीज है। और डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन में क्या होता है सर? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन ये वाला, ये डॉक्यूमेंट के बारे में आप बताओगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं अवेलेबल। बात वो ये स्लैश लगा के लिख रखा ना, सेम ही चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। ठीक है सर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्टिव
सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में। इसमें इस पे शॉर्ट नोट आ चुका है, तो इसके लिए भी हम ध्यान में रखते हैं ये क्या होता है। अब यहाँ पर नाम है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का क्या मतलब है? ये पर्सनलाइज बनाया गया होता है ना। दिस इज अ पर्सनलाइज्ड करंट अवेयरनेस सर्विस, नेमली रिसीव्ड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आर मैच्ड विद द यूजर इंटरेस्ट प्रोफाइल एंड आर नोटिफाइड टू द यूजर ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यूजर के इंटरेस्ट को ध्यान में हुए आपने यूजर का इंटरेस्ट भी मैच कराया है कि हाँ भाई जो यूजर है, मान लिया पब्लिक लाइब्रेरी है, अगर आपने पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर एकेडमिक की बुक रख रहे हो, आप मैथमेटिक्स की बुक आपने ला के रख दी और आप उसको लिए अपडेट कर रहे हो करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में कि भैया हमने मैथमेटिक्स 6 to 12 मंगा रखी है, तो उनको क्या लेना देना पब्लिक लाइब्रेरी वाले को? वो बोलेगा भैया मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में, है ना। अगर आप से रिलेटेड है ना, जैसे कोई वुमेन्स कॉलेज है, तो आपने वहां पर क्या किया? आपने वहां पर वुमेन्स से रिलेटेड जितनी भी मैगजीन्स वगैरह आती हैं, है ना, जो भी आपकी डाइजेस्ट आती हैं, आपने उसके बारे में उसमें लिस्ट लगा दी कि हाँ भाई ये चीजें आई हैं, तो वो चीज जो आएगी, वो जो सर्विस आएगी, वो सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर आएगी। ठीक है। अगर आप पर्सनलाइज कर देते हो किसी भी करंट अवेयरनेस सर्विस के लिए, तो वो चीज कहलाएगी आपकी सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। बोलो, यहां तक बात क्लियर हुई? क्या हुआ भाई, बता नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। अच्छा गुड, ठीक ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। सर करंट अवेयरनेस लिस्ट को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये सेम ही है, एक्सेशन लिस्ट बोलो या फिर आपने एक्सेशन में नहीं बता रहे, आप रोज रोज बना रहे हो तो करंट अवेयरनेस लिस्ट बोल दो, उसके लिए सेम ही है। ठीक है। हाँ, किसी ने तो स्लैश दे के लगाया है। आगे आ जाती है रेफरेंस सर्विस। देखो भैया, रेफरेंस सोर्सेज के बारे में भी एक क्वेश्चन बना है पूरा, और रेफरेंस सोर्सेज के बारे में ही बना है। रेफरेंस सोर्सेज के बारे में मैंने आपको वीडियो में बता रखा था, तो आप वहां पर जाके देख लो। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था, फिर मैंने वो अपलोड कर दी थी क्लास। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट होते हैं ये सर, थोड़ा सा कर दो ना उसको। हाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा, चिंता मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो चीज देखिए। रेफरेंस सोर्स का, अगर आप जो रेफरेंस सोर्स है, उन सोर्सेज के थ्रू जो सर्विस दे रहे हो आप, वो रेफरेंस सर्विस कहलाएगी। जो देखो यहाँ पर आप समझ लो क्या होता है। रेफरेंस सर्विस इज अ प्रोसेस इन विच रीडर रिसीव देयर इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। मतलब रेफरेंस सर्विस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रीडर को पर्सनली जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है उसके कांटेक्ट में रहना होता है, उसको जाके बोलना होता है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, और वहां से वो रेस्पॉन्स करता है, वहां से वो देता है। ठीक है, इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिव सर्विस भी कहते हैं। और ये हमारी पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस भी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, हमको यहाँ पर उससे सर्विस लेने के लिए हमको जाना पड़ रहा है। ठीक है, लाइब्रेरियन को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरियन भी होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, these service provided in response to the request from the user. The users may request for directional guidance, locating answer, for fact finding questions और for general help. ठीक है, वहां पर आप गए और आपने जाकर वहां पर पूछा कि मेरे को जो है फिजिक्स की रिसर्च के बारे में मुझे जानना था, कि फिजिक्स से रिलेटेड कोई नई रिसर्च हो, या एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानना था, या स्पेस के बारे में जानना था, तो जितनी भी चीजें होंगी वो रेफरेंस लाइब्रेरी में आपको बताएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ आया? तो उस सर्विस को हम बोलते हैं रेफरेंस सर्विस। समझ आया? जिसमें जाना पड़ता है यूजर को और रेफरेंस लाइब्रेरियन से मिलना पड़ता है, और रेफरेंस लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपकी हेल्प के लिए। अब उसमें आप कुछ भी हो सकता है आपका, आप किसी का फैक्ट ढूंढ रहे हो, या किसी का बारे में आप क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि मेरे को ये चीज बुक चाहिए, या फिर आप सिर्फ जनरल हेल्प के लिए चले गए कि मेरे को कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं मिल रही, ये मेरे को बता दो। ठीक है, तो वो सारी सर्विस हमारी आ गई रेफरेंस सर्विस के अंदर। अब यहाँ पर बेसिक सर्विस अंडर दिस कैटेगरी, यहाँ पर जो बेसिक सर्विस होती हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं।
पहली जो होती है वो होती है शॉर्ट रेफरेंस सर्विस, या हम बोल सकते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस। ठीक है, समझो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में, ये वाले के बारे में बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट स्लैश लगा दिया है मैंने, मतलब या तो आप इसे शॉर्ट रेफरेंस सर्विस भी बोल सकते हो, या फिर इसके लिए आप रेडी रेफरेंस सर्विस भी बोल सकते हो। अब हम रेडी रेफरेंस सर्विस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सर्विस को देने में लाइब्रेरियन को 30 सेकंड भी लग सकते हैं और 30 मिनट भी लग सकते हैं। मतलब 30 सेकंड से 30 मिनट तक अगर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड लगता है उस रेफरेंस लाइब्रेरियन को उसका आंसर देने के लिए, तो वो जो सर्विस कहलाएगी वो रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर आती है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर आ गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट फाइंडिंग सर्विस because it mainly deals with answering fact finding types of question. Ready reference service is a reference service finished in a very short time in a moment if possible between 30 second and 30 minutes. मतलब कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग सर्विस होती है। रेडी रेफरेंस सर्विस में क्या होता है, फैक्ट फाइंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे और उसको वो चीज ढूंढनी होती है। ठीक है, और ये जो सर्विस होती है ये लगभग 30 सेकंड से 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वहां पर गए, आपने उनसे पूछा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर इन फॉर्म टेरिटरी, जो हमारी टेरिटरी है, ठीक है, उसमें कितने स्टेट हैं, या फिर आपने पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, तो बताओ इसको टाइम कितना लगेगा? भाई सीधे सीधा वो 30 सेकंड लगेंगे, या फिर थोड़ा सा अगर वो सर्च भी करता है, ढूंढता भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आधा घंटा लग जाएगा। मतलब कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो बिल्कुल सॉल्व करके दे देगा, आपकी क्वेरी को जो है वो रिसॉल्व कर देगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन होते हैं। आपने वहां पर गया और आपने बोला कि भैया इंग्लिश की डिक्शनरी कहाँ पर रखी है, उसने उठा के बताया कि भाई देखो वहां पर इंग्लिश के सेक्शन में चले जाओ, वहां पर आपको इंग्लिश की डिक्शनरी मिल जाएगी, वहां डिक्शनरी सेक्शन में चले जाओगे तो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं यूजर्स के थ्रू, वो हमारे रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर आते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं। आगे है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अब लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में समझो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दिस सर्विस में टेक मोर देन 30 मिनट्स एंड ड्यूरेशन डिपेंड अपॉन द यूजर नीड्स द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। This process may take hours, days, weeks, months, and a long time. The request may come from a professor, a business executive, government official, or decision maker. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है। इसमें आपको 30 मिनट से ज्यादा तो लग ही सकते हैं। हो सकता है कि आपको कई दिन लग जाएं, कई हफ्ते लग जाएं, कई महीने लग जाएं, कई घंटे लग जाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने ये बोल दिया आपसे कि कोई एक प्रोफेसर आया, ये जो है जनरली सर्विस वही लेते हैं जिसको रिसर्च करनी होती है, कोई स्कॉलर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना। मान लिया कि आप लाइब्रेरियन हो, है ना, और आपकी जो है पोस्टिंग हो गई, मान लिया कि क्या बोलते हैं उसके लिए जो लोकसभा में रखे हुए होते हैं, लोकसभा में भी तो होती है वो लाइब्रेरी, पूरे उनके गैजेट वगैरह को भी उसमें रखते हैं। बताओ भाई, कोई हेल्प तो कर दो। साइटेशन एनालिसिस स्टडी नहीं, जो उनकी लाइब्रेरी होती है वो लोकसभा की लाइब्रेरी होती है ना अपनी, जो लोग रखते हैं गैजेटेड वगैरह जो भी पास होते हैं, जितने बिल वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वहां पर होती हैं। लोकसभा में लाइब्रेरी होती है, मुझे इतना मालूम है। तो वहां पर जो है जितनी भी सारी ईयर बुक होती है उनमें जो नहीं वो लोकसभा वगैरह में नहीं होती। नहीं वो तो हैंडबुक, ये तो सब रेडी रिसोर्स में आ जाएगा ना भाई, ये तो रेडी रिसोर्स में आ जाएगा। आपने पूछा कि 2016 में बताओ किसने विंबलडन कप जीता, तो आप तुरंत जाओगे ईयरबुक में 2016 को उठाओगे, वहां से ढूंढ के बता दोगे हाँ भैया ये था। उसे कितना टाइम लगेगा? अपना कान वाला लेते जाइएगा। जिसमें टाइम ज्यादा लगता है वो चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया, आपसे किसी ने पूछा भाई मेरे को कारगिल वार की हिस्ट्री पे रिसर्च करना है, ठीक है, या इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे मेरे को रिसर्च करना है, तो उसके बारे में मेरे को बताओ। माइक ऑफ कर लो। क्या
मेरा ही माइक ऑफ हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ तो देखो इसमें तो टाइम भी लग सकता है, क्योंकि कारगिल वॉर हिस्ट्री के बारे में कितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, कितने रिसर्च पेपर हैं, किसने क्या क्या चीजें लिखी हैं, वो सब ढूंढोगे तो आप उसे क्या सर बताओगे? आप जैसे उसे हम बताओगे लोग कि बोलेंगे, हाँ जैसे कोई हाँ यूजर बोलो। बोलेगा कि हमें कारगिल वॉर पे हिस्ट्री पे इसकी रिसर्च करनी है, तो लाइब्रेरियन क्या हाँ करेगा? वो तो सिर्फ एक बुक ढूंढ के दे देगा ना जो उस पे लिखी गई होगी। अगर एक बुक से रिसर्च हो जाती तो फिर एक नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी एक सर, बुक एक आपको बुक से लगता तो है कि नहीं, मतलब सफिशिएंट है? जितने भी उसके पास अवेलेबल होगी। तो वो कहाँ से ढूंढ के देगा? उसको टाइम चाहिए ना, वो बोलेगा कि ठीक है आप मेरे को टाइम दो, 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो मेरे को, आप कल आना, मैं आपको रखूंगा। अच्छा अब अच्छा ऐसा अच्छा, थोड़ी है हाँ आपको जी हाँ वहां पर वो जी। खड़ा करे रखेगा, आपसे कहेगा रुको मैं लेके आ रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 बुक लेके आएगा, वहां पर खड़े रहोगे, ऐसा ठीक नहीं है सर, होगा, समझ गई है ना? समझ गई। हाँ ये चीज या जैसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब स्ट्रगल तो बहुत सारे लोगों ने किया है ना? कितना किया है, किस किस में छपी है हिस्ट्री, वो जितना भी होगा सोर्स वो सारा वो ढूंढेगा ना पहले। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है वो जनरल लाइब्रेरियन नहीं करवाता है, वो स्पेशलिस्ट होता है इस चीज का, इसीलिए उसे रेफरेंस लाइब्रेरियन भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पर अलग ही लाइब्रेरियन होता है वो, और इसका हाँ जी सेक्शन भी सर। अलग ही होता है, उसे रेफरेंस सेक्शन बोलते सर हैं। मैं excuse me, डेटा सर इसमें एनालिस्ट कह रिसर्च सकते हैं इसको? लाइब्रेरी होती है क्या हुआ? जो सर, डेटा इसको एनालिस्ट होता है, जो दोनों डेटा बोल रहे हो एनालिस्ट साथ होता साथ। है वो डेटा एनालिस्ट करके बताएगा ना उसको सर, एक्सपर्ट जो होगा, जो स्टडी को अगर 10 किताब। अपनी डेटा एनालिस्ट तो वर्ड अलग हो गया कुछ। डेटा इन हमारी सेंस लाइब्रेरी दैट कि जो भी उन्होंने स्टडी मांगी है, जो भी स्टडी मांगी है, हमारे पास अगर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है उसमें, 10 किताबों में होता है एनालिस्ट करके ज्यादा। उसको देगा ना, साइटेशन करके देगा उसका। हाँ एक हाँ, बट लाइब्रेरी की लैंग्वेज में उसे रेफरेंस लाइब्रेरियन ही बोलेंगे, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेटा एनालिस्ट का मतलब है कि वो किसी भी डेटा को फिल्टर करके, और वो कहीं से भी कुछ भी, जो जिस चीज के लिए आप चाहते हो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा आपको। बट अगर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर वो रेफरेंस लाइब्रेरियन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। आगे है इंटरनेट एज अ रेफरेंस सर टूल। एक्सक्यूज मी हाँ सर, हाँ सर एक हाँ, बोलो मिनट बोलो। सर, ये जो होता है ना ये ज्यादा जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है इसको ये रिसर्च लाइब्रेरी होती है ये। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, देखो यही हाँ तो चीज होती है। अब देखो इन्होंने भी बताया। और स्पेशल लाइब्रेरी भी इसे कह सकते हैं, रिसर्च लाइब्रेरी या स्पेशल लाइब्रेरी जिसमें हमें ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसमें हम देखो किसी चीज को हीना जी, ढूंढते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखो ये चीज होती है, इन्होंने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से तो बता दिया। गुड गुड, तो ये ऐसे रिसर्च लाइब्रेरी बोलते हैं भाई, समझे? मेरे को ध्यान तो था ये वर्ड, बट मैंने इसमें वही है शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा है ना, तो यहाँ से इतना ही लिख पाया मैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, इंटरनेट एज अ रेफरेंस टूल। सर अभी लिख दीजिए पीपीटी में, कभी बाद में भूल जाएं। अच्छा लिख दूं, चलो लिख लो। क्या लिखूं? इट इज जनरली एग्जाम्पल करके लिख दिस दीजिए। सर्विस है ना, लिख देता हूँ। नहीं एग्जाम्पल में थोड़ी आएगा, दिस सर्विस लिख देता हूँ ना, दिस सर्विस जनरली प्रोवाइडेड बाय रिसर्च लाइब्रेरी, है ना? कुछ मिस्टेक हो तो बता है ना भाई, आप ही लोग बताओगे। लाइब्रेरी स्पेशल है ना? लाइब्रेरी। हाँ इससे स्पेशल ज्यादा हो जाएगा। लाइब्रेरी आती है। वो ये ऐसा क्लासिफिकेशन और रेफरी सर्विस हुई थी शायद। समझ नहीं आया, कट रहा है। ये जो है ना ये दो जो क्लासिफिकेशन थी रेफरी सर्विस और रघुनाथन ने दी थी। हाँ हाँ हाँ, और इसे हम पर्सनल सर्विस भी कह सकते हैं, रेफरेंस सर्विस को। रेफरेंस सर्विस को, हाँ उसको रघुनाथन ने जो बोला था पर्सनल सर्विस, रेफरेंस सर्विस को। इसमें नहीं देखिए वो एक कॉन्टैक्ट क्लास में होता हमने है, पहले भी एक डिस्कशन रीडर किया और था यहाँ पर। हाँ देखिए I मैंने mean क्या बोला ना, देखिए हम क्या पता,
हाँ चलो हाँ सॉरी, बोलो चलो इसको पीछे रहने बोलो ना। दो। अच्छा, ये जो है ना, ये रेफरेंस सर्विस ये थी। ये देखिए अगर अकॉर्डिंग टू रघुनाथन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर रघुनाथन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने बोला था इसको पर्सनल सर्विस, यानी कि पर्सनल सर्विस एक ऐसी है कि एक कॉन्टेक्ट करती है एक रीडर और बुक के बीच में, एक पर्सनल सर्विस। अच्छा, गुड गुड, समझ देखिए गया? भाई बिल्कुल बिल्कुल। और उसके तो अकॉर्डिंग ये दो क्लासिफिकेशन है, इसको हम रेडी रेफरेंस सर्विस कहते हैं और दूसरी होती है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। जो आपने पहले बिल्कुल बता दी बिल्कुल, उसको शॉर्ट रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज। हाँ, उतना हाँ हाँ बस। हाँ, वही तो बताया था मैंने भी। जी जी, ठीक हाँ ठीक वो। ठीक। देखिए देखिए देखिए, इस बात पे एक चीज ये भी थी, इस बात पे हमारा पहले भी डिस्कशन हो रखा था। जो पहले मैंने शायद क्लास ली थी उसमें भी एक भाई आए थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि गायत्री जी साउंड आ रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सुनते रहो, मैं आपको जो है पीपीटी सेंड कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो मैंने उसमें उस टाइम पे भी बोला था, देखिए ये अगर हम किसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, तो वो उसका बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। जैसे कि अगर मैंने बोला कि इसे मैं पर्सनल सर्विस बोल सकता हूँ, तो वो पर्सनल सर्विस रंगनाथन ने बोला था, ऐसा रंगनाथन जी ने बोला था, तो उनके अकॉर्डिंग तो हो सकता है। बट अगर मेरे को जनरल वे में देखना है, क्योंकि मेरे को तो जो चीज पढ़नी है वो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ना है, इसलिए इसलिए मैं उसको नहीं करूंगा। फिर तो उसमें आ जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग ये था, दूसरे के किसी दूसरे के अकॉर्डिंग ये था, किसी तीसरे के अकॉर्डिंग ये था, ऐसे करके कई सारी बन सकती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज से बचा हूं। बट आपने सही कहा है, ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, आपने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा इंटरनेट एज अ रेफरेंस टूल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आप देख रहे हो आज के टाइम में क्या हो रहा है भाई, आज के टाइम में क्या हमारे को जो है किसी रेफरेंस लाइब्रेरियन के पास जाने की जरूरत है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ओपेक में जाइए, आप वहां पर सर्च करो, हाँ भाई क्या चीज है, वो चीज है कि नहीं है डॉक्यूमेंट, और आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा ये चीज है, ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। Libraries now provide internet reference. Most of the print reference sources are available online on the internet with more advanced search option. इसको ध्यान में रखना, देखो ये वाला पॉइंट, मोर एडवांस सर्च ऑप्शन, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, आपको मोर एडवांस सर्च ऑप्शन मिल जाते हैं काफी सारे। एडवांस सर्च में क्या मिल जाता है, जैसे कि आपको मान लिया किसी एक टाइटल को आपने डाला, उस टाइटल से रिलेटेड आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, काफी सारे ऑथर की बुक्स मिल जाएंगी, या कोई एक टॉपिक डाल दिया, वो किस किस बुक के अंदर है वो टॉपिक, वो भी मिल जाएगा आपके लिए। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है आपको इंटरनेट रेफरेंस सर्विस में, या आप इस बोल सकते हो इंटरनेट एज अ रेफरेंस टूल, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। अब आप यहाँ पर, आपके माइंड में यहाँ पर आएगा कि भाई वर्चुअल रेफरेंस सर्विस और इंटरनेट रेफरेंस सर्विस दोनों सेम होनी चाहिए सर, यहाँ पर भी तो नेट का यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना, जो वर्चुअल वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है पता है ना? मतलब रियल में नहीं है, रियल में वो चीज है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी सीधा यही है, जितने भी मटेरियल हमारे डिजिटली होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्म में होंगे, उसके लिए हम वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो ये आ भी गया, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस कैन बी डिजिटल रेफरेंस सच एज ई रेफरेंस, ऑनलाइन रेफरेंस और रिमोट एक्सेस रेफरेंस। रिमोट एक्सेस रेफरेंस आ गया यहाँ पर। ऑनलाइन रेफरेंस, ओपेक में आपने क्या करा, ई बुक ले ली उठा के और पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है, वो चीज आपकी वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में आ गई आपकी। ई रेफरेंस आपने किसी को भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी मोड ऑफ डिलीवरी फॉर वर्चुअल रेफरेंस सर्विस आर। अब वर्चुअल रेफरेंस में आप डिलीवर कैसे करोगे? वाया ईमेल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करोगे, रियल चैट कम्युनिकेशन करोगे, है ना। जैसे आपने मान लिया ग्रुप बना दिया अपनी लाइब्रेरी का, ठीक है। अब उस ग्रुप में कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है और आप उसका जवाब दे देते हो, तो वो हो गया रियल चैट कम्युनिकेशन, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एक फॉरम बना रखा है अपना। फॉरम तो समझते हो ना, आपने देखे होंगे काफी सारे फॉरम, जनरल फॉरम बने हुए होते हैं, जैसे डिस्कस करते हैं हम किसी भी चीज के लिए, तो है ना। तो वो फॉर्म अपने उसमें कर दिया, उसमें कोई भी बंदा क्वेरी भेजता है और आपने उसका जो है सॉल्यूशन देना है आप, या आपने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दी कि आपको अगर रेफरेंस मटेरियल चाहिए होगा तो आपको उस बंदे से मिलने की जरूरत नहीं है,
आप क्या करोगे, आप उससे पूछ लोगे वहीं से, और वो वहीं से ही प्रोवाइड कर देगा आपके लिए। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो वर्चुअल रेफरेंस सर्विस के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब सर वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में हमें ईमेल के थ्रू हम पूछ सकते हैं या फिर चैट के थ्रू? हाँ हाँ, चैट के थ्रू आप बताओगे। आप लाइब्रेरियन हो, आपका तो फर्ज है आप बताओगे। आपने बना दिया, कोई एक अपना ग्रुप बना दिया, या आपने एक अपना फॉरम बना रखा है, उस पे जाके क्वेरी पोस्ट कर रहा है कोई बंदा, है ना। जैसा फीडबैक फॉर्म होता है ना, फीडबैक फॉर्म होता है ना, किसी भी कोई वेबसाइट वगैरह पे आप जाते हो तो उसमें आता है कॉन्टेक्ट अस फीडबैक फॉर्म, आप फीडबैक देते हो। ऐसे ही आपने वहां पर फॉर्म बना रखा है कि आपको अगर हमारे से पूछना है रेफरेंस सर्विसेज के बारे में, जैसे कि आपने पूछा कि ये वाली बुक आपकी यहाँ पर प्रोवाइड होती है, आपकी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर देंगे मेरे को, तो आप वहां पर क्वेश्चन पूछो, आप वो इमीडिएट आपको बताएंगे, आंसर देंगे, है ना। या आप ईमेल के थ्रू दे रहे हैं, तो वर्चुअल रेफरेंस सर्विस ये कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? सर जो सर्विस आप दे रहे हैं वर्चुअली तो है, ये जो आप हाँ, हमें लेकिन पढ़ा रहे हैं पीडीएफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात कही है आपने। बट ये जो है रेफरेंस सर्विस नहीं है ना, मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पढ़ा रहे सर्विस सर्विस वर्चुअल है। हाँ, सर्विस वर्चुअल है, बट रेफरेंस सर्विस नहीं है, बट वर्चुअल है। रघु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, यही होता है साथ में डिस्कशन करने से, है ना। इसीलिए मैंने भी सोचा क्या अकेले अकेले पढ़ूंगा मैं, है ना। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा तो मेरे को भी नॉलेज मिलेगी, आपको भी मिलेगी। हाँ हाँ, बोलिए। रेफरेंस और रेफरल सर्विस में अंतर तो नहीं है? नहीं, रेफरल का भी मतलब वही है कि आप रेफर कर रहे हो, इंग्लिश में तो यही होना चाहिए। जी, वो संदर्भ में लिखा रहता है ना हिंदी में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो रेफरेंस के लिए भी संदर्भ ही बोलते हैं। जी जी, तो सर जैसे ये अपन पॉइंट इंग्लिश वाले ही लिखे और उसका मतलब जो उसके अंदर लिख सकते हो, हिंदी में करे तो कोई तो नहीं होती ना? हाँ, कुछ नहीं होता। देखो भाई, मेरे को इग्नू का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने एनआईओएस से डीएलएड किया था, तो वहाँ का मेरे को एक्सपीरियंस है। और वहाँ तो मतलब बहुत शानदार सर्विस, ऑन टाइम रिजल्ट और ऑन टाइम सारी चीजें हुई थी। और क्या बताऊं मैं यार, एग्जाम से रिलेटेड तो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे थे बच्चे, और वहां पर ऑप्शन भी था, और उससे सिमिलर काफी ज्यादा है इग्नू भी, तो मे भी होना तो चाहिए ऐसा। और आप खुद सोचो ना, जो प्रोफेसर है वो भी तो कभी स्टूडेंट भी तो रहे होंगे ना, तो उनको भी पता है यार कि हाँ भाई बच्चे ने लिखा है, अगर सही लिखा है तो वो देंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर पीएचडी होल्डर है तो वो हिंदी नहीं जानता होगा उसकी, या हिंदी जानता है तो इंग्लिश नहीं जानता होगा, ऐसा भी नहीं है, है ना। आज के टाइम में तो दोनों ही लैंग्वेज कॉमन है, तो बस ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हो ना, तो आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करो कि आप हिंदी में ही लिखो, क्योंकि फिर मीडियम चूज करने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी बताएं, बताइए। बोलोगे? चलिए, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं, देखो एक क्वेश्चन इसका बनता है, रेफरेंस सोर्सेज। एक्चुअली मुझे ये पहले बताना चाहिए था, बट कोई नहीं यार, जैसे जैसे देखो मेरा माइंड में आता गया वैसे वैसे करता गया। बड़ी मेहनत लगी थी इसे टाइप करने में, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, मेहनत काम में आएगा आगे भी, इन फ्यूचर भी आगे स्टूडेंट्स के लिए भी काम में आएगा। तो देखो रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं। अब जो आप सर्विस ले रहे हो, वो बंदा जो है, जो लाइब्रेरियन है, वो ऐसा तो है नहीं कि पूरा अपना अंतर्यामी उठा के उसने लिया और उठा के दे दिया, हाँ भाई उसको सब चीज की नॉलेज है ना। वो भी तो कहीं ना कहीं से ढूंढता ही है ना। तो वो जो जिस चीज की हेल्प लेता है, जिन सोर्सेज के थ्रू आपको वो इमीडिएट रिजल्ट देता है, बताता है, वो कहलाते हैं आपके रेफरेंस सोर्सेज। अब इसकी खासियत क्या होती है, रेफरेंस सोर्सेज को कभी भी कवर टू कवर नहीं पढ़ा जाता है, ये सिर्फ रेफर करने के लिए, सिर्फ वन टाइम यूज के लिए ही होते हैं। वन टाइम का मतलब वो मत बात को पकड़ के बैठ जाना कि एक बार पढ़ के फिर फेंक दी, क्या करा, मतलब फॉर यूज ओनली है। ठीक है, मेरी भी इंग्लिश कमजोर है थोड़ी। तो रेफरेंस सोर्सेज आर दो सोर्सेज व्हिच कैन नॉट रीड कवर टू कवर, दैट आर रेफर्ड टू फॉर यूज ओनली। इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन मैंने अपने पिछले लेक्चर में कर दिया था, इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। रेफरेंस कहाँ कहाँ से लेते हैं, इंसाइक्लोपीडिया से लेते हैं,
डिक्शनरी से लेते हैं, बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेज से लेते हैं, ज्योग्राफिकल सोर्सेज से लेते हैं, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज से लेते हैं, ईयर बुक से लेते हैं, एनुअल से लेते हैं। इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। अगर रेफरेंस सोर्सेज के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इतनी छाप देना और इनके बारे में 2-2 लाइन लिख देना और एक एक एग्जाम्पल लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो कोई भी टीचर है ना जी, बताइए सर। रेफरेंस सर्विसेज और रेफरेंस सोर्स ये सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है सेम। सर्विस का मतलब अलग, देखो अलग हो रहा है, सोर्स का मतलब अलग हो रहा है। आप रेफरेंस सोर्स का सहारा लेके, उसकी हेल्प लेकर आप जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो रेफरेंस सर्विस है, और रेफरेंस सोर्स वो है जिससे आप रेफरेंस ले रहे हो, जिसके अंदर आप देख के बता पा रहे हो। बात आ रही है ना समझ में? यस सर। ओके सर। हाँ हाँ। अब जैसे कि मैंने आपसे वही पूछा कि भाई जो है पिछले ओलंपिक में जो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते थे वो कितने जीते थे? अब ऐसा तो है नहीं आप अंतर्यामी हैं, ये भी ऐसा हो सकता है कि आपको पता हो, बट कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं पता होते हैं, है ना। बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हो जाती हैं, है ना। तो अब वो वहां पर अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अब आप कैसे बताओगे? तो आप सीधा सीधा वहां ईयर बुक में जाओगे और वहां पर देखोगे और बता दोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग से जो बना हुआ था, वो क्वेश्चन था ज्योग्राफिकल सोर्सेज के बारे में बताने के लिए आपसे पूछा गया था। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर ज्योग्राफिकल सोर्सेज में डेफिनेशन लिखेंगे, दीज सोर्सेज प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सच एज। अब कौन कौन से होते हैं वो सोर्सेज? वो होते हैं आपके मैप्स होते हैं, एटलसेस होते हैं, ग्लोब होते हैं, गैजेटियर होते हैं, गाइड बुक होती हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया था। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आपका मैप्स के बारे में। मैप्स एक्चुअल में होता क्या है, आप इसके बारे में डेफिनेशन बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट शोइंग कंट्रीज, सिटीज, रिवर, लेक्स एंड माउंटेन्स। मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा तो क्या होता है, ये उसका एक पिक्चर का वाला रिप्रेजेंटेशन ही तो होता है मैप अर्थ के सरफेस का। तो इसलिए आपने यहाँ पर बता दिया कि ये जो है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, जो क्या क्या दिखाता है, जो कंट्री दिखाता है, जो सिटी दिखाता है, जो रिवर दिखाता है, लेक दिखाता है, माउंटेन दिखाता है ना। और अकॉर्डिंग टू नीड अलग अलग मैप भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे कि अगर मान लिया आपने देखा होगा और शायद आपने छोटे क्लासेस में किया भी होगा कि अगर आपको इंडिया का मैप देखना है और उसमें आपको देखना है कि हाँ कहाँ कहाँ पेट्रोलियम होता है तो उसका अलग ही मैप बनना है ना। मैं बोले तो उसकी लोकेशन अलग से दिखा रहे हैं हम करके, उसको अलग से दिखाते थे। कहाँ कहाँ से रिवर निकल रही है उसके लिए अलग से दिखाते थे, उसके लिए सिंबल भी अलग अलग आते थे, शायद आपने देखा होगा, है ना। तो वो मैप अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर मैप भी कैसे होते हैं, यहाँ पर मैप भी 2 टाइप के होते हैं। एक मैप होता है हमारा जनरल रेफरेंस मैप। जनरल रेफरेंस मैप क्या होता है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पीटीसी। ठीक है, तो जनरल रेफरेंस मैप क्या होता है? ये किसी भी कंट्री हो गया, कोई सिटी हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस सब के बारे में जो भी हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हमारा जनरल रेफरेंस मैप कहलाता है। अब दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा आ गया आपका थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होता है? ये किसी एक स्पेसिफिक थीम पर आधारित होता है, थीम पर बेस होता है। कैसे? एग्जांपल देखिए, वेयर माइंस आर फाउंड इन कंट्री। मान लिया कि आपको सिर्फ ये चाहिए कि भैया माइंस कहाँ कहाँ पर है इंडिया के अंदर, तो उसका मैप अलग होगा। आपको ये चाहिए कि इंडिया के अंदर पेट्रोलियम के सोर्सेज कहाँ कहाँ पर हैं। खैर इंडिया में पता नहीं है कि इंडिया में तो नहीं है शायद, तो जो भी कोई कंट्री दूसरा है उसमें कहाँ कहाँ पर हैं तो उसका जो मैप होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ऐसा जो किसी थीम पर बेस्ड होता है उसे हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। और जनरल रेफरेंस मैप तो अलग होता है जो कि किसी एक जनरल सिटी, कंट्री या डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं कहूँ कि हमारे यूपी का मैप है तो वो इसमें सिर्फ यूपी को ही दिखाया गया होगा, है ना। इस तरीके से अब बात कर लेते हैं हम एटलस की। एटलस क्या होता है भाई? अब मैप को हमने कलेक्ट करके एक बुक की फॉर्म में अगर डाल दिया ना तो वो एटलस कहलाता है। शायद आप लोग जब छोटे क्लास में हो तो आप लेने भी गए होगे, वो पूरा एक जो बुक होती थी उसमें
मैप होते थे ना, जब प्रैक्टिस करवाते थे टीचर लोग, उसमें भरवाने के लिए बच्चों से भरवाते थे ना कि भाई ये लेके आओ, तो वो बोलते थे एटलस खरीद के लेके आओ, और उसके अंदर मैप होते थे काफी सारे, ठीक है। हाँ, तो उस पूरे कलेक्शन को, अ बुक कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, उसे एटलस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है द टाइम्स कंप्रिहेंसिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको एग्जांपल लिखना है, याद कर लेना। अब बात कर लेते हैं ग्लोब। ग्लोब तो बहुत सीधा सीधा है भैया, राउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो राउंड रिप्रेजेंटेशन है वही तो है ग्लोब। आपने देख ही रखा होगा, इसके बारे में क्या डिटेल में बताऊं। चलो आगे चलते हैं। आगे आ गया गैजेटियर्स। गैजेटियर्स क्या होते हैं? इट इज अ डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफिकल नेम्स बेस्ड ऑन देयर कवरेज। ये क्या है गैजेटियर्स? ये अलग अलग उनके ज्योग्राफिकल सिचुएशंस जो भी है हमारी, जो भी, क्या बोलूं मैं अब उसके बारे में, मैं डिफाइन कैसे करूं, मतलब ज्योग्राफिकली जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज के लिए हम बोलते हैं गैजेटियर्स। जैसा कि ये भी है हमारे 3 टाइप के। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं कि है हमारा इंटरनेशनल गैजेटियर, तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ होल वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में आपको इसमें डालना है मेरियम वेबस्टर ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, इसका नाम है ये, ध्यान रखना, ये गैजेटियर है। नेशनल गैजेटियर, ये भाई सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि भैया किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसा कि हमारा इंडिया का जो है वो है गैजेटियर ऑफ इंडिया, द इंडियन यूनियन, उसका नाम है ये। अब लोकल की बात करते हैं, तो लोकल में क्या करेगा? लोकल में किसी एक रीजन के बारे में बताएगा, वो सिटी हो गया, टाउन हो गया, उसके बारे में। जैसा कि आ गया हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर। क्लियर हो गया होगा गैजेटियर के बारे में भी, ज्योग्राफिकल डिटेल्स जो दे रहा है, ठीक है, वो डिक्शनरी है। अब हम बात कर लेते हैं गाइड बुक की। गाइड बुक में देखते हैं भाई, गाइड बुक में क्या है? These are basically travel guides or tourist guides meant for people who want to visit various places। मतलब कि गाइड बुक क्या होती हैं? ये टूरिस्ट गाइड या फिर ट्रैवल गाइड्स होती हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या चीज होता है? इसका मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन बता सकें जो कि ट्रैवलिंग में आपको हेल्प कर सकें, है ना। कैसे? जैसे कि ये आ गया व्हेन टू विजिट अ पार्टिकुलर प्लेस, हाउ टू रीच, वेयर टू स्टे, व्हाट टू सी, है ना। मान लिया कि आपको जाना है, कश्मीर जाना है आपको घूमने के लिए, तो आपने अगर वहां की टूरिस्ट गाइड ले ली तो वहां पर आपको उसके बारे में सब चीज पता होगी कि हाउ टू रीच, कैसे कैसे पहुंचेंगे, उसमें सारे वेज दे रखे होंगे कि भाई ट्रेन से पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचना है ना, प्लेन से पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचना है आपको, और अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो कैसे पहुंचना है, उसके बाद कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देखने के लिए हैं, देखने लायक हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में। तो ये हमारी गाइड बुक होती है। अब ये एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा फोडोस इंडिया। एक बार ये एग्जाम्पल थोड़ा चेक कर लेना, मेरे को कंफ्यूजन है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, इसके बारे में। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ था, लिटरेचर सर्च। तो अब हम लिटरेचर सर्च के बारे में बताते हैं। बस बहुत जल्दी क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। सबसे पहले एक इंग्लिश के, शायद ये पोइट है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पोइट है ना, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ी थी ना इनकी पोइट्री, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हाँ पोइट ही है ना। हाँ, तो इनकी मैंने यहाँ पर ये कोट लिख दी है, ये आप जरूर लिख देना कोट। और अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, देखो भाई पीपीटी मैंने का है वहाँ पे। हाँ हाँ, देखिए मैंने ये फर्स्ट टाइम पीपीटी बनाई है। अब जैसी भी है जो भी है भैया, मेरे को नहीं मालूम कितना लिखना होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी किसी की हेल्प सर से, आपने मेरे को इतना नहीं आती किया वो भी पीपीटी बहुत काफी है। हाँ हाँ, नहीं तो सर, नहीं बहुत जो अच्छा भी एफर्ट चीज है, है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, देखिए तो मैं जो भी चीज है वो मैं यहाँ वो बता देता हूँ। देखिए अगर आपने किया है, जैसे कि अब मैं उसमें बताने लगूं नहीं ऐसा वैसा, तो वो चीज सही नहीं है। ईमानदारी के साथ मैंने आपको बता दिया, तो ये मैंने पीपीटी फर्स्ट टाइम की है, तो अब मेरे को ये नहीं मालूम था कि इसमें जो डायग्राम होते हैं वो कैसे इंसर्ट करते हैं, तो आप लोग इसका खास ख्याल रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ उसकी ट्रिक। जैसे कि आपको मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल आपको रेफरेंस सोर्सेज के बारे में बताना है, तो रेफरेंस सोर्सेज के बारे में बताओ तो, लेकिन एक पेज पे आप उसका पूरा डायग्राम बना लो,
अब आप कहोगे सर डायग्राम तो है ही नहीं बुक में, अरे बुक में तो नहीं है, नेट पे मिल जाएगा। नेट पे आप जाओ, गूगल पे आप सर्च कर लो सिंपली। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट यही है कि आपको थोड़ा सा मार्क्स गेन करने में थोड़ी सी हेल्प कर सकता है ये। चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ, पहले अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पे आया है, और फिर मैंने यहाँ पर ये गूगल खोल लिया, और यहाँ पर मैंने सर्च किया रेफरेंस सर्विसेज, सॉरी सोर्सेज था ना, सोर्सेज कर लेता हूँ, रेफरेंस सोर्सेज यहाँ पर मैंने कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा होगा, आपको कर्सर दिख रहा है ना मेरा इमेज, ये इमेज का, इमेज पे आ जाओ। जब आप इमेज पे आ जाओगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, जैसा कि आपका एक दिख गया, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पर ये सर्कल सर्कल करके ये बना दो। जरूरी है बुक दिखाना, मत दिखाओ, या फिर इसमें और भी होंगे, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना, तो उसका जो है आप डायग्राम जरूर बना लेना। ये देखिए, ये देखिए, ये मिल गया हमारे को। अब ये बताओ, ये बनाना क्या ज्यादा बड़ी बात है? आप सीधा सीधा लिख दोगे बाय रेफरेंस टू क्रेडिट द ऑथर, टू अवॉइड द plagiarism, to lend credibility to your work, to demonstrate your knowledge, to show the original source। ये बना के चार ये बनाने कितने, चार है, पांच, दो, पांच ही है, और एक बना दो, इतना ही ओपन हो पाएगा। ये तो हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं ना सर। अच्छा मैं करता हूँ, क्या हुआ सर? हम ये तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं ना? फ्लो चार्ट बना सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, वही तो। हाँ हाँ, किसी भी तरीके से समझा सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज तो मैं बता रहा था। हाँ, राइट डाउन करे, हम अपने कुछ कर सकते हैं ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पर देखो वो चला गया शायद, देखता हूँ, हाँ ये आ गया, देखो ये बड़ा सा। तो आप उसे हाँ समझाना है आपको अपने तरीके से, कैसे समझाओ आप, ये आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब ये कोड डाल के आ जाओगे, व्हेन इन डाउट गो टू द लाइब्रेरी। पिक्चर इन ट्रायंगल शेप सर, पिक्टोरियल पिक्चर इन ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हैं, क्लोड्स की शेप में कर सकते हैं, जैसे हम बीएड में करते हैं ना, ऐसे ही करना वहां पे भी। नहीं वो तो ठीक है, अब आपने बीएड किया है ना, सब लोगों ने नहीं किया ना। नहीं मैं समझा रही हूँ, मैंने कहाँ किया सर। मैं खाली उनको एग्जांपल दे रही हूँ सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तो ये देखो नंबर लेने के ना ये तरीके होते हैं। अब टीचर देखेगा, फॉर एग्जांपल मान लिया कि टीचर भी सोचेगा एक बार को कि यार बच्चे ने हार्ड वर्क तो किया है, मतलब बनाया भी है उसने, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने भैया पीपीटी बनाई फर्स्ट टाइम, तो मेरे को तो ये पता नहीं कैसे इंसर्ट कराते हैं, क्या करते हैं जो बनाते हैं। मैंने हेल्प भी लेनी चाहिए एक स्टूडेंट से, वो जो है नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बस इतना ही हो पाया था, तो मैं नहीं कर पाया। कुल मिला के ये है, तो ये सब काम आप लोगों के ऊपर है, तो आप लोग सर्च करके उसको बना लो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करोगे। सिंपली सी बात है, सर एक्सक्यूज मी सर, जिन क्वेश्चनों में पॉइंट्स आते हैं ना, तो वही बस उन्हीं की पिक्टोरियल पिक्चर साथ में बना के नीचे उनको डिफाइन कर दो, लास्ट में कंक्लूजन दे दो, वो बेस्ट आइडिया है। क्योंकि वो जो है एग्जामिनर को पता चलता है कि इसने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा, नाट की क्रैमिंग से। तो हम मींस के पूरा पेज भर देंगे, एक ही बार लिखते रहेंगे, थ्योरी पूरी पेज भरेंगे, फिर अगर हमने पिक्टोरियल सेंड की, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद पॉइंट्स लिखो, जो पॉइंट्स नहीं आते 4 5 10 पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा आप लिख लो, जो बाकी नहीं आते उनके खाली नाम देके नीचे कंक्लूजन दे दो, वो सबसे बेस्ट आइडिया है सभी बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल 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 जी, एग्जैक्टली मैं यही चीज तो कह रहा था, कि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं पूरा पेज आप सोचोगे भर देना है मेरे को कॉपी, और फिर कॉपी भर के आ गया और तुम सोचोगे नहीं, वैसे कॉपी भरना है, ऐसा नहीं है कॉपी नहीं भरना, कॉपी भी भरना है, बट जहां तक हो सके नीट एंड क्लीन डायग्राम भी दिखाओ उसके लिए। तो उसमें ये पॉसिबल ये है, देखो अगर मान लिया कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कम से कम कुछ नहीं देगा तो 1 नंबर तो देगा, तो वो 1 नंबर तो आपने सेव कर लिया ना, और कुछ करना नहीं पड़ा ज्यादा। तो ये चीज है,
चलिए आगे चलते हैं हम। कौन सी स्लाइड पे थे? बस खत्म ही होने वाली है। लिटरेचर सर्च, तो यहाँ पर मैंने ये इसीलिए ये एक कोड डाल दिए, लिखा है कि व्हेन अ थिंग इज फनी सर्च इट केयरफुली फॉर अ हिडन ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज फनी लग रही है तो आपको लग रहा है कि वो फनी ही है, आप एक बार सर्च तो करके देखो, तब आपको उसके अंदर का जो छुपा हुआ सच है वो दिखेगा आपको, तब वो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये कहा है हमारे जॉर्ज, कौन है ये, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, अब इससे इसका क्या मतलब हुआ ये यहाँ पर हम समझते हैं। A literature search is a well thought out and organized search for all the literature published on a topic। जब आप जाओगे, ठीक है, तो आप जो सर्च करते हो किसी भी लिटरेचर के लिए, तो आप कैसे करते हो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लिटरेचर सर्च है क्या एक्चुअल में? लिटरेचर सर्च एक वेल प्लान्ड जो है हमारा, वेल प्लान्ड सर्च होती है, मतलब कि आपकी वो पूरी प्लानिंग के साथ कैसे करना है, क्या करना है, उस चीज के बारे में जो है बताता है लिटरेचर सर्च। मतलब उस प्रोसेस के लिए लिटरेचर सर्च बोलते हैं। ये चीज समझो आप। देखिए कैसे है, द पर्पज लिटरेचर सर्च इज टू प्रोवाइड राइट बुक टू द यूजर इन क्विक सर्च। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है कि आप यूजर के लिए एग्जैक्टली जो वो डिमांड करना चाह रहा है, वो जो राइट बुक जो मांग रहा है, वो बुक आप वहां तक पहुंचा सको, वो आप उसे दे सको। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ सर्च प्रोसेस। अब यहाँ पर दो टाइप के प्रोसेस हैं। आपकी छोटी लाइब्रेरी है, आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। आपकी बड़ी लाइब्रेरी है तो आपको कंप्यूटर बेस्ड सर्च भी कर सकते हो। आपके क्वेश्चन में आपको ये लिटरेचर सर्च के बारे में पूछा था वैसे तो, लेकिन अगर मैंने इसमें थोड़ा सा मैनुअल सर्च के बारे में भी डाल दिया। यहाँ पर 7 स्टेप्स होती हैं। क्या क्या होता है वो चीज समझ लो थोड़ा जल्दी जल्दी। पहली स्टेप है आपकी अंडरस्टैंडिंग दी सब्जेक्ट। भाई सीधी सीधी बात है, आप जो है ज्ञाता तो है नहीं किसी के कि हर सब्जेक्ट आपको आता ही है, तो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। तो नॉलेज किससे लोगे? जो बंदा पूछना है उसी से तो लोगे, है ना। मान लिया कि कोई बंगाली लिटरेचर है, फेमस है ना, तो अब उसके बारे में अगर हम, आवाज कट गई? हाँ आवाज क्यों कट गई? अच्छा आवाज थोड़ा सा कटा था, अभी ठीक। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था इसमें कि अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लिटरेचर सर्च। क्योंकि देखो जब आपको पता ही नहीं होगा उस सब्जेक्ट के बारे में तो आप कैसे सर्च करोगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बंगाली नहीं आती और कोई बंगाली लिटरेचर सर्च करने आता है बंदा, तो मेरे को तो नहीं मालूम ना, है ना। जैसे कि आपने वो देखा होगा वो जी न्यूज का जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें बंगाल इलेक्शन में वो हुआ था ना, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने बोला था वो टैगोर नहीं है ठाकुर, ठाकुर और टैगोर पे जो बहस हुई थी। तो मेरे को तो नहीं मालूम था, मेरे को भी नहीं मालूम था, मैं भी ये समझ रहा था कि उनका नाम जो है वो टैगोर ही है ना, जैसे उसे न्यूज एंकर को नहीं मालूम था। तो वही चीज है, तो उसके लिए उसको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब आपको तो पता नहीं, आप तो लाइब्रेरी ना, आपको क्या पता, तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, जो बंदा आपसे पूछने आया है आप उससे मालूम करोगे, आप उससे इंटरेक्ट करोगे। तो यहाँ आ गया, देखो सबसे पहला स्टेप यही है, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन विद द यूजर एंड कंसल्टिंग डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज आर इम्पोर्टेंट। आप यूजर से इंटरेक्शन करोगे, फिर आप डिक्शनरीज में जाके देखोगे, इंसाइक्लोपीडिया में जाके देखोगे, और उसके बाद आप लिटरेचर को सर्च करोगे। बात आई समझ? दूसरा आता है आपका डिसीजन ऑन दी स्कोप, कवरेज एंड पीरियड। अब इसका मतलब समझेंगे, इसको वर्ड में तोड़ते हैं। स्कोप मींस वेदर, देखो भाई स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी मोड़ी, वो आप कर लेना सर सही। क्या होती है WE वेदर की स्पेलिंग क्या होती है, देख लेना आप उससे। WEATHER। अच्छा EA होती है ये? नहीं सर ठीक है सर, वो वेदर कौन सा पूछ रहे हैं आप? वेदर ये तो सही है सर, ये तो सही है। WHE सही था। WHE, अरे ये होता है मेंटेन, अच्छा सही है, करेक्ट है।
सही है तो ठीक है फिर। ये सही है सर, वो वेदर हो गया, मैंने गलत समझा था सर, ये सही है सर। वो मौसम होता है सर, मौसम वाले वेदर में एच हाँ नहीं यस आता सर, यस सर, हाँ हाँ, अरे माय मिस्टेक सर। अरे हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको मौसम से क्या लेना देना, हमको तो एग्जाम देने जाना ही है। चलो ठीक, तो यहाँ पर है इसको मीन्स वेदर द बिब्लियोग्राफिक शुड बी सेलेक्टिव और कंप्रेहेंसिव। कवरेज रेफर टू द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कवर्ड, पीरियड वेदर इट इज करंट और रेट्रोस्पेसिफिक। मतलब अब आप यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, आपको देखनी है कि वो जो है वो ज्यादा डिटेल में उसको चाहिए या कम छोटा सा सिलेक्टिव चाहिए। उसके बाद आपको वो देखना है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है उसका, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आ रहा होगा। तीसरी चीज आपको देखनी है उसका पीरियड, मतलब कि वो करंट में है, अभी का मांग रहा है, सर्च करना है आपको उसके बारे में, या फिर काफी पुराना है, ओल्ड है, वो चीज के बाद। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में आपने सब्जेक्ट को समझा, दूसरे स्टेप में आपने डिसीजन ऑन लिया कि कैसा कैसा होना चाहिए, उसको क्या चाहिए, कितनी डिटेल चाहिए, है ना, किस एरिया में चाहिए और किस टाइम पीरियड की चाहिए। दूसरी चीज आपने ये समझी। तीसरी स्टेप में आ गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटेजी। अब आपने क्या करा, आपने एक प्लान बनाया कि मेरे को ऐसे ऐसे करके सर्च करना है। चौथे नंबर पे आ गया आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होगा, अब आपने ढूंढना शुरू किया, आपने एब्स्ट्रैक्टिंग में, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स में, और जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें सब में आपने ढूंढना शुरू किया। अब जब आप ढूंढोगे तो मे बी आपको ऐसा चांस है कि आपको वो चीज मिल भी सकती है या उससे रिलेटेड मिल भी सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप 5वें पॉइंट पे आ जाओगे, और वो पॉइंट है एंट्री मेकिंग। आप क्या करोगे, उस लिटरेचर से रिलेटेड जो भी होगी वो आप एंट्री नोट डाउन कर लोगे, वो एंट्री आप बनाओगे। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है अर्जमेंट। अर्जमेंट क्या होगा, अब आप अगर आपका सर्च जो है, लिटरेचर सर्च जो है वो छोटा है, तो आप उसे अरेंज भी कर सकते हो। उसे अल्फाबेटिकली करना चाहो तो अल्फाबेटिकली कर लो, क्रोनोलॉजिकली करना चाहो तो क्रोनोलॉजिकली कर लो, और सब्जेक्ट वाइज करना चाहो तो सब्जेक्ट वाइज, अकॉर्डिंग टू योर नीड और रिक्वायरमेंट यू कैन अरेंज इन दी वे। ठीक है, किसी भी वे में आप कर सकते हो। नंबर 7 पे क्या करोगे, नंबर 7 पे आप उसकी इंडेक्सिंग कर दोगे और यूजर को बता दोगे कि भाई ये वाला जो है आपका सर्च लिटरेचर जो है वो यहाँ पर है। बात आ गई। तो ये लिटरेचर सर्च का भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब रह जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, छोड़ के मत जाना, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। वहां पर यहाँ पर 4 पीस और 7 पीस वाला फंडा है, मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन है, और जहां तक मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर बहुत छोटा है, समझे, वो चैप्टर बहुत छोटा है। और एक और रह गया हमारा, यूजर एजुकेशन वाला रह गया, पता नहीं, हाँ याद हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कहाँ चला गया। एक और शीट है बस, ये रह गई है यूजर एजुकेशन। यूजर एजुकेशन का क्या मतलब है, समझो भाई। ये म्यूज नाम के एक हमारे जो हैं फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया है कि म्यूज डिफाइन it as instruction given to reader to help them make the best use of library। अगर आप यूजर को ऐसे एजुकेट कर पाते हो, उसे वो इंस्ट्रक्शंस दे पाते हो, समझा पाते हो, जिससे वो लाइब्रेरी का बेस्ट यूज कर पाए, तो वही चीज यूजर एजुकेशन कहलाती है। यूजर एजुकेशन दूसरी देखो आप डेफिनेशन क्या है। यूजर एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम through which the potential user of information are made aware of the value of information and are motivated to use information resources। जी बताइए सर। यूजर एजुकेशन मतलब कैसे कि लाइब्रेरियन को जो यूजर होगा जैसे उसको कि बताना होगा कि आप ऐसे ऐसे यूज करो। हाँ हाँ हाँ, आपने यूजर के लिए बता दिया, आपने एक बार उनका ओरिएंटेशन कर दिया, आप गए, आपने सबको इकट्ठा किया और आपने बताया लगवा दिया, आप यहाँ पर सर्च कर लिया करो और वहां से नंबर लाके दे दो हमारे लिए, तो वो यूज कर सकते हैं। आपने जो है बता दिया कि देखो भाई मैगजीन का जो सेक्शन है वो यहाँ पर नहीं है, हमने अलग बना के रख दिया है, वहां पर आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। आप बार बार हमारे को कहते हो कि सर मैगजीन कहाँ है, मैगजीन का वाईडी क्या है, वहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको।
ठीक है। तो ये आपने हाँ यूजर जी, को हाँ जी। एजुकेट किया ना, आपने उसे बताया ना, तो ये चीज जो होती है वो यूजर एजुकेशन में आती है। अब आपको इसको डिफाइन करना है, आपको उसे बताना है, तो यहाँ पर ये बता दो। ये वाली जो नीचे वाली लिखी हुई, देखो ये वाली एक लाइन की जो है ये मैंने लिखी थी, ये नीचे लिखी है वो इग्नू में लिखी हुई है मटेरियल में। अब जैसा चाहो आपको जो इजीली याद हो जाए, जैसे हो जाए वो आप यहाँ पर जाके और चिपका के आ जाना। आगे है JAX define user education to include any effort or program which will guide and instruct existing and potential users individually or collectively with the objective of the recognition of their own information needs। मतलब जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, अगर आप उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई एक प्रोग्राम, कोई एक एफर्ट करते हो उनको एजुकेट करने का, तो वो यूजर एजुकेशन कहलाती है। समझ आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पर समझेंगे इसके कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर एक ओरिएंटेशन और नंबर दो इंस्ट्रक्शन। ओरिएंटेशन में क्या है भाई, ओरिएंटेशन तो जनरल मेथड है ना। ओरिएंटेशन जनरल मेथड में क्या है, पकड़ के लेके गए उनके लिए और आपने बता दिया कि देखो भैया जी ये यहाँ पर ये चीज रखी है, ये यहाँ पर ये चीज रखी है, ये यहाँ पर ये रखा है, आपने उन्हें बता दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा है कि इट इज कनेक्टेड विद वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द यूजर टू द जनरल मेथड ऑफ लाइब्रेरी यूसेज। लाइब्रेरी यूज की जो जनरल मेथड है आप उन्हें वो बता देंगे, एंड सर्विसेज अवेलेबल, जो सर्विस है वो भी बता देंगे। ओरिएंटेशन रिलेटेड टू बोथ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब कॉग्निटिव और इफेक्टिव के बारे में समझेंगे, आप उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी बताएंगे, आप उसे इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है फीलिंग एंड एटीट्यूड लेवल पे ही बताएंगे। ऐसा नहीं है वो आया और वो कह रहा है, क्या कहते हैं कि सर मेरे को ये वाली बुक चाहिए थी, आप वहां पर फोन में मूवी देख रहे हो, उससे कह रहे रुक जा अभी मैं बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हारे को बताता हूँ। या फिर आप अपनी एटीट्यूड में हो, वो आया बंदा उसने बोला मेरे को न्यूज़पेपर चाहिए, आप बता ही नहीं रहे हो, आपने उसे लेके उसे झाड़ दिया, क्या अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या ये कौन सा सेक्शन है, गलत सेक्शन में चले आए तुम। तो वो क्या है, वो आपकी जो है फीलिंग और एटीट्यूड से अटैच नहीं है। तो आप वहां पर उस चीज से भी उसे एजुकेट करो, उसे बताओ, है ना, कि यस सर बिल्कुल आप गलत सेक्शन में आ गए हैं, आप वहां उस सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ये चीज मिलेगी, है ना। ये चीज जो है वो आपका इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपकी यूजर एजुकेशन के अंदर आती है। अगली बात आपकी आ गई इंस्ट्रक्शन। तो instruction is connected with learning to make use of the information resources available in a specific library. This aspect is also known as bibliographic instruction and is concerned with the problem of information retrieval and the technique of exploiting information source to the maximum extent. अब ये चीज आपको अभी समझ नहीं आई होगी। देखो इंस्ट्रक्शन में क्या है, आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो, आप उसे, ये जो होती है, ये पहली बात तो ये है कि ये यूजर एजुकेशन प्रोग्राम वहां पर लेके आ जाता है जो स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है। जैसे कि कोई रिसर्च लाइब्रेरी हो गई, तो रिसर्च लाइब्रेरी में अगर आप उसे बताओगे कि नहीं भाई आपने वहां पर रिसर्च लाइब्रेरी में बता दिया कि ऐसे ऐसे करके आपको ढूंढना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, तो रिसर्च वाले बंदे को वो वहां पर वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे डिटेल में ढूंढना होता है। आप उसे नॉर्मली या ऐसे आप जो दो चार इंस्ट्रक्शन देके आप उसके लिए नहीं एजुकेट कर सकते। तो आप उसे बताओगे कि आप बिब्लियोग्राफी को कैसे यूज करोगे, कहाँ से लोगे इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से लोगे, एडवांस सर्च करना उसे बताओगे। तो वो जो एजुकेट करना होता है वो हमारा इंस्ट्रक्शंस के अंदर आता है, ठीक है, यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर नोट भी डाल दिया कि बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस मे बी गिवन एट 2 stages as an introductory course and as an advanced course depending upon the level of the user। अब यूजर का लेवल अगर ठीक है ना, अगर यूजर का लेवल ठीक है, आपको लगता है कि हाँ यूजर जो है बहुत अच्छे से कैच कर लेगा और यूजर को आता है छोटा मोटा सर्च करना तो आता है, तो आप उसे क्या है एडवांस लेवल पे सर्च करना भी बता सकते हो, सिखा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यूजर को तो आता ही नहीं है, बेसिक लेवल में नहीं आता, तो आप उसे बेसिक लेवल पर ही बता सकते हो। तो बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन आप 2 टाइप से दे सकते हो। इस सर बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन जो होता है बेसिकली ऑथर का नेम, डेट वगैरह ये बताने के लिए होता है। हाँ, उससे रिलेटेड टॉपिक वगैरह सारी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिकेशन, प्लेस, कब पब्लिश हुआ, ये सारी चीजें। आप क्या नेक्स्ट स्लाइड में भाई, थैंक यू।
आपने ज्वाइन किया इसके लिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे से एक टॉपिक सर रह गया है, मार्केट वो आप वाला लोग रह मैं अभी गया। भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या। हाँ तो भाई सर चीज तो मैं 7 बार पाई बार वाला बोल करवा रहा दो हूँ। थोड़ा सा, है क्या हुआ? मार्केटिंग मिक्स वाला 7 पाई वाला थोड़ा करवा दो 5 मिनट में। तो मेरे पास वो नहीं है ना उसका कुछ भी मटेरियल वगैरह, कैसे कराऊं? अच्छा नहीं है मटेरियल सर वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। रिव्यू बता दो। सर इग्नू के मटेरियल से करवा दीजिए ना ऑनलाइन। इग्नू का मटेरियल मेरे को कोई सेंड करो, डाउनलोड करूं क्या? बताओ यूनिट कौन सा है? यूनिट 14 है क्या? एक्चुअल में कुछ नहीं है, देखो वो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो सर अपनाते हैं ना। मार्केटिंग पता क्या होता है, किसी भी चीज को मार्केटिंग में जो हम टैक्टिक्स अपनाई जाती है उनके सेट को मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। बेसिकली ये जो होता है, ये 4P कंसेप्ट होता है, जैसे P से प्रोडक्ट, P से प्राइस, P से प्लेस और P से प्रमोशन। ये हो गया सिंपल मार्केटिंग मिक्स। गुड गुड गुड। आप 4P प्लीज आप और ही बता 7P। दीजिए, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए। हाँ हिना जी थोड़ा इन्हें बताइए। एक 4P मार्केटिंग में है, ये तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। चलिए खैर बताइए बताइए, आप बताइए। किसी भी चीज की मार्केटिंग में जो टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं उनके सेट को मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। जी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो, या कोई चीज यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि इस चीज में क्या क्या है, हम उस चीज के बाहर जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज जो है मिक्स की गई है। ऐसे उसे बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, जो हम टैक्टिक्स वगैरह जो उसमें अपनाते हैं। समझ आया? हाँ जी 4 पीस तो समझ में आ गया। आप कह रहे थे कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ ऐसा बता रहे थे, कस्टमर। जैसे हाँ 4P's कंसेप्ट इसमें होता है। जैसे P से हम उसका देखते हैं पहले प्रोडक्ट इसमें क्या है, फिर उसका हम प्राइस देखते हैं किसी चीज का, फिर उसके बाद प्लेस देखते हैं कहाँ से है, किसने किस जगह से बनाई है, फिर उसकी हम प्रमोशन देखते हैं कि इसकी प्रमोशन कहाँ कहाँ हुई है। ऐसे ये चीज 4 चीजें हम किसी भी चीज के जो है जो प्रोडक्ट में ये कौन चीज सा हम था मैम? हिना जी फर्स्ट पी कौन सा था? प्रोडक्ट, P से प्रोडक्ट, दूसरा P आ गया प्राइस उस चीज का, थर्ड आ गया P से प्लेस, चीज आ गया इमोशंस का। कोई बताएगा ये कौन सा चैप्टर है? हाँ सर 14 है, यूनिट 14। यूनिट 14 नहीं, 2 का है ना चैप्टर 14। मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज 2 चैप्टर 14 है ना? यस सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर हो जाए तो। हिना जी क्या आप जब तक थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा करेंगे क्या एक्सप्लेन? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? शेयर कर देंगे। अब आप लोगों से मैंने बोला तो था यार, आप लोगों ने किसी ने भी कुछ किया ही नहीं। इसमें सी से भी रिलेटेड होता है, जैसे 4P होते हैं तो 4 C's भी तो होते हैं। नहीं इसमें मार्केटिंग मिक्स में नहीं होते। इसमें नहीं है, कभी भी कहीं भी मेंशन भी नहीं है। अरे तो कोई मेरे को व्हाट्सएप कर दो। मुझे तो 2 ही चीज इम्पोर्टेंट लगा इसमें, नीड फॉर द मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अच्छा बढ़िया। अब मेरा पता नहीं कहाँ डाउनलोड तो हो गया, आई थिंक कहाँ पर है क्या है सर देखना लेकिन जैसे पड़ेगा। ये लाइब्रेरी साइंस में मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है, मेन क्यों चीज तो पढ़ा है? यही है, क्यों जरूरी है। इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि आखिर लाइब्रेरी साइंस में क्यों, वो चीज मैं अभी बता रहा हूँ। लाइब्रेरी अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअल में तुमको क्या लगता है कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारी लाइब्रेरी पर नहीं पड़ता? कोविड चल रहा है, कोविड क्या कोविड जो हमारा सोशल इम्पैक्ट है, कोविड का सोशल इम्पैक्ट ही तो है कि लाइब्रेरी पे नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स पड़ा लाइब्रेरी पे। तो वही चीज है, लाइब्रेरी पे हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। ये आ गया मार्केटिंग मिक्स इंफॉर्मेशन। ये देखिए इसका डायग्राम जरूर रट के जाना आप लोग, सबसे रिक्वेस्ट मेरी। नहीं हो रहा शो हुआ अब? हाँ जी सर अब हो रहा। रितिका जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक। देखिए ये है हमारा मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। माँ जी ने बोला है सुखा बच्चा मैंने कहा किसी को पानी नहीं आता खाने से आंटी ऊपर लगा दादू बोलते भूखी मुझे कोई नहीं देती।
सर ये छोटे बच्चों की आवाज आ रही है। अच्छा बड़ा क्यूट है। हाँ देखो ये आ गया आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर आर रिक्वायर्ड टू चूज एप्रोप्रिएट प्रोग्राम रिलेटिंग टू मार्केटिंग मिक्स। पहले तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में समझो। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? वो टैक्टिक्स होते हैं जो किसी की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये समझो कि आप जो कह रहे थे कि लाइब्रेरी, एक बात बताओ, क्या आप वहां पर लाइब्रेरी खोलना पसंद करोगे, ओपन करना पसंद करोगे जहां पर कोई बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है? ऑफ कोर्स नो। सर एक बार दोबारा से समझा लीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जहां पर कोई बंदा पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसे नॉलेज ही नहीं है, क्या वहां पर लाइब्रेरी ओपन करना पसंद करोगे? नो नहीं सर। करोगे। या No, आप दूसरा एग्जांपल ये लो, क्या आप वहां पर रिसर्च लाइब्रेरी ओपन करना पसंद करोगे जहां पर कोई बंदा रिसर्च स्कॉलर है ही नहीं, या मान No, लिया no. बहुत कम है? नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको मार्केटिंग मिक्स में, मतलब कि हमको अपनी लाइब्रेरी को भी उस इम्पैक्ट को देखते हुए उसकी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। लाइब्रेरी में भी हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी जिससे कि हमारी जो लाइब्रेरी है एक्सक्यूज मी सर, इसमें वो पता क्या अच्छे है से जो रन हो लाइब्रेरी सके। के रिलेटेड सर लाइब्रेरीज के रिलेटेड इसमें ये है कि हमने ये डिसीजन करना कि जो लाइब्रेरी है इसमें हमने ये चीज देखनी है कि इसकी हमें लोकेशन कहाँ पे करनी है जहाँ पे यूजर जो है, ये जो रीडर है वो इजिली जो है वहां पे जा सके। उसके अलावा जो है हमने उसके टाइम टेबल को भी देखना है कि वो कितने टाइम में जाके जो एक यूजर है वो कितने टाइम में जाके अपना जो है ये चीज कोई चीज को, अगर वो किसी बुक्स को ढूंढने जाए तो कितनी देर में उसको वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी जो फैसिलिटीज हैं जैसे हमने उसके लिए प्लानिंग करनी है, न्यू फैसिलिटीज और सर्विस की या ऑफरिंग सर्विस अकॉर्डिंग टू यूजर, या उसके लिए देखना है कि कौन सा उसके उस सर्विस या उस चीज का प्राइस देखना है कि कौन सी जो बुक है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग उसके जो नीड के अकॉर्डिंग उसके लिए ऐसी चीजें लाइब्रेरी के लिए देखी हैं। हाँ गुड गुड गुड, सही। जैसे हम तो किसी चीज में उसमें प्रोडक्ट देखते हैं ना, किसी चीज में अच्छा प्रोडक्ट है, इसी तरह हमने लाइब्रेरी को भी देखना है कि लाइब्रेरी उस जगह हमने होनी चाहिए जहाँ पे यूजर को इजीली जो है वो सभी जो है रीडर यूज कर यस यस, लाइब्रेरी में प्रोडक्ट नहीं बल्कि लाइब्रेरी में प्रोडक्ट की जगह पे हम क्या करते हैं, हम उसको सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे जैसे कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जाता है ना, जैसे कि जब किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट देखना होता है कि भाई पहले प्रोडक्ट तो अच्छा बने। इसी तरीके से आपको यूजर की नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। तो ये हमारा मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटेजी नंबर 1 है। प्राइस की बात यहाँ पर आई कि प्राइस आपको ऐसी रखनी चाहिए, ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव रखनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर कि वो कम से कम प्राइस हो और ज्यादा से ज्यादा यूजर उसको जो है ज्वाइन कर सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने उसमें 1000 रुपए तो एंट्री की रख दिए, अब बंदा आ ही नहीं पा रहा। ठीक है, ये हमारे हो गए नंबर 2 पे। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं, प्लेस। वो प्लेस मैंने आपको बता ही दिया कि प्लेस आपको जो है एक एप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेस आपने वहां पर खोल के बैठ गई लाइब्रेरी के, वहां पर कोई बंदे ही पढ़ने वाला नहीं आ रहा है या कोई रिसर्च स्कॉलर वाली आपने खोल ली लाइब्रेरी और वहां पर कोई है ही नहीं, या आपने वहां पर कंप्यूटर सिस्टम लगा दी और वहां पर कोई यूज करने ही नहीं जानता है ना। उसके बाद आ गया प्रमोशन। अब देखो लाइब्रेरियन का काम किससे है भाई? ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर यूजर नहीं होंगे तो लाइब्रेरी किस काम की, कोई फायदा नहीं है। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी लाइब्रेरी का प्रमोशन भी करना है। अब प्रमोशन कैसे करना है, उसके भी कई सारे आपके मेथड हैं। आप यूजर को अच्छी सर्विस दीजिए, आप यूजर से फीडबैक लीजिए, आप उससे कम्युनिकेशन कीजिए कि हाँ जी आपको बताइए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, है ना। आप उनसे फीडबैक लीजिए, ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद आपका आ गया पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। स्टाफ जो होना चाहिए वो आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कॉपरेट ही नहीं कर रहा, है ना। तो ये जो है हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 7 पीस होते हैं ये। अब 6 पे आ जाते हैं। 6 पे आपका फिजिकल एविडेंस।
surrounding of the library within the outside through which user makes use of it। ठीक है, तो आपको जो है आपको फिजिकल एविडेंस भी ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब यूजर के लिए दिक्कत ना हो वहां पर। अब आ गया आपका अगला पीस है प्रोसेस। प्रोसेस जो होना चाहिए इंटरेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज बाय विच सर्विसेज आर क्रिएटेड। जो लाइब्रेरी का सराउंडिंग है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, आउटसाइड में यानी एनवायरनमेंट वहां पर सर, एनवायरनमेंट है। हाँ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। यस यस, एनवायरनमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। एनवायरनमेंट अब पता चला तुम वहां पर लाइब्रेरी, हाँ जिसमें हम जो सर्विस को डिलीवर बोलिए कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट। और क्या, अब पता चला आपने किसी एक फैक्ट्री के बराबर में खोल ली लाइब्रेरी। अब वहां पर फैक्ट्री की इतनी आवाज आ रही है, इतना सब कुछ, इतना पॉल्यूशन, इतना सब कुछ बंद। तो भैया मैं घर पे ही पढ़ लूंगा, सही है, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो सही है। तो वो चीज भी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज बाय विच सर्विसेज आर क्रिएटेड, परफॉर्म्ड एंड डिलीवर। प्रोसेस आपका इजी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये आपके 7 पीस बनेंगे, देखो काउंट कर लेना, 7 होने चाहिए। तो ये जो है हमारे लाइब्रेरी के हैंड से होते हैं 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मैन है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चीज 4 मैन है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अगर देखिए भाई कंज्यूमर हिना के जी ने पॉइंट ऑफ बताया व्यू से जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 7 किस और पॉइंट के उससे इम्पोर्टेंट है? 7 हमारे पॉइंट 4 ऑफ जो व्यू से है ना वो कंज्यूमर के व्यू से हैं। हाँ, जो मैन 4 हैं वो प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट है। ये जो 4 पी है ये जो मैन है। बाकी जो अपने जो हाँ। बाकी वाले हैं वो हम अपने साथ रिलेट करें तो वो फिर अब 7 बनते हैं। जी जी जी, अगर हम लाइब्रेरियन के हैंड से देखें या किसी कंपनी के हैंड से देखें तो 7, अब आके 7 की प्रैक्टिस यूज हो रही है, और वैसे जो है हमारी 4 की तो चली आ रही है ना, ये चीज है। ठीक है ना भाई। तो बाकी आप लोग खुद से भी सर्च करना थोड़ा बहुत, और जो भी मिले वही बताना। और ऐसा है, नोट्स वोट्स आप लोग तो सेंड करते ही नहीं हो यार, सेंड कर दिया करो। आप लोग भी बता दिया करो कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, मेरे को भी तो देना ही है ना अब एग्जाम। मैं तो सोच रहा हूँ कि चलो दे दूं। तो बताते रहा करो और एक दूसरे की हेल्प करते रहोगे भाई, तभी होगा फायदा। ऐसा थोड़ी है अकेले अकेले पढ़ के क्या करोगे फिर, ऐसा पढ़ाई का भी किसी काम में नहीं आया तो। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। आई होप कि आप लोगों का, अरे वेलकम, आप लोगों का बहुत अच्छे से पेपर हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। सर ये पीपीटी भी भेज दीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अरे ठीक ठीक ठीक, हिना जी पीपीटी सेंड कर देना ग्रुप में, हैं? ओके कहाँ सर। हिना जी सुन पा रही हैं क्या? हाँ, हाँ ग्रुप सर, में कर सेंड दूंगी कर देना, लर्नर वाले में कर देना, फिर वो सब में हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा भी कोई ग्रुप बना हुआ है क्या? नहीं, हमारा लर्नर वाला ग्रुप है। आप कौन से ग्रुप से हो? मैं तो सर ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है आईएएस इग्नोर करके कुछ बीलिस स्टडी एंड क्लासेस करके है। नितेश तुम तो हो ही लर्नर वाले में ना? हाँ, व्हाट्सएप पे बीलिस स्टडी एंड लर्निंग ऐसे करके क्लासेस का है। कोई नहीं तो सारे लोग उसे ज्वाइन कर लो यार। इसके अलावा भी है तो उसमें ग्रुप पे इसका लिंक भेज दीजिएगा। तो यहाँ से बस हो गया, तुम बहुत तंग कर रहे हो, भागो। और कोई ग्रुप नहीं है। लिख रहा था तब तक अच्छा लग रहा था हमको, बदमाशी कर रहे हो तुम अब। चलो रेखा जी को परेशान मत करो भाई। लर्नर्स वाले का प्लीज ग्रुप लिंक सेंड कर देना। दूसरे ग्रुप का लिंक भेज दीजिए ऐड करने के लिए। नहीं, और कोई ग्रुप भाई, नहीं लिंक है, सेंड कर एक देना, ठीक है। ओके सर। ओके, दोनों ग्रुप में कर देंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं सब में हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बिलिस वाले ग्रुप पर दूसरे ग्रुप का लिंक भेज देना ऐड करने के लिए, ताकि हम उसमें ज्वाइन हो सेंड कर जाए। देंगे भाई, सेंड कर देंगे। ओके, एंड कैसे होती है ये?